राइट, इस पे सुजैन ने लिखा है, नीलेश ने लिखा है, और शिवानी ने लिखा है। ठीक है यार, कौन शुरू करेगा यार इस पे? मैं एक दो पॉइंट्स चेक कर रहा हूँ अपने जो एक्स्ट्रा लिखे थे मैंने। कोई और लिख दो, तब तक मुझे टाइम मिल जाएगा दूसरे देखने का। ठीक है। अच्छा यार, जो क्वेश्चन है ना, मैं बोल रही हूँ शिवानी, वो रीजनलाइजेशन पे है। मैंने देखा है कि मतलब थोड़ा मैंने सर्च करा तो रीजनलिज्म और रीजनलाइजेशन में फर्क है। जैसे नीलेश का भी मैंने थोड़ा आंसर देखा है, सुजैन का भी देखा है। उन्होंने रीजनलिज्म के पर्सपेक्टिव से अप्रोच करा है। तो मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है कि हमने इसको अप्रोच करना कैसे है। रीजनलिज्म तो शायद नहीं, शायद नहीं, मतलब रीजनलिज्म हो गया जैसे, जैसे अगर आपके वो हो गए जैसे इंटरनल इश्यूज हो गए इंडिया के, तो जैसे रीजन वाइज जो अब वो होते हैं डिवीजन होते हैं, और रीजनलाइजेशन तो मतलब कि एक काफी बड़ा अम्ब्रेला वर्ड है। जैसे नाटो, अगर रीजनलाइजेशन उसको कहेंगे, रीजनलाइजेशन कहेंगे नाटो को, तो नाटो में आपके यूएसए के भी आते हैं और आपके वो भी आते हैं, यूरोप की पावर्स भी आती हैं। आर यू श्योर? आप तुमने, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। मैंने पीडीएफ का एक स्क्रीनशॉट भेजा है, एक ही जर्नल मेरे को मिला। जब हम रीजनलाइजेशन सर्च करते हैं ना, तो रीजनलिज्म ही खुलता है। तो थोड़े जर्नल वगैरह देखने पे मेरे को थोड़े से डिफरेंस मिला था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टेट के पर्सपेक्टिव में देखें तो उसको रीजनलाइजेशन बोलेंगे, अगर मतलब स्टेट के इंटरनल पर्सपेक्टिव में देखें तो उसे रीजनलिज्म बोलेंगे। ऐसा है मैं क्या? डेफिनेशन दोनों को पढ़ देती हूँ एक बार। दोनों ही लिखी है मैंने। एक तो मैं रीजनलिज्म से लिख रही थी, फिर मैंने कट करके रीजनलाइजेशन के बेसिस पे आंसर लिखा है। मैं दोनों ध्यान से सुनना, स्लाइड डिफरेंट आएगा, समझ देखना। Regionalism is a process through which geographical regions became significant political and or economic units serving as the basis for cooperation and possibly identity. Regionalism takes different forms depending on areas of cooperation. तो इससे हिंट हो गया, जैसे अपने आसियान हो गया या फिर ईयू हो गया, तो वो रीजनलिज्म है। क्योंकि एक वो हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कर रहे हैं और पॉलिटिकल कोऑपरेशन, वो मतलब स्टेट चाहती है कि हो, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। एंड व्हेन इट कम्स टू रीजनलाइजेशन, इट इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ कैपिटल, goods and people within a specific geographical area. It develops from the bottom up through societally driven processes coming from markets, investments, etc. Cross border flow of capital, goods, people within specific geographical area. ओके, तो रीजनलाइजेशन शिवानी, पॉइंट ऑफ व्यू से अ, बोलो बोलो, तुम बोलो। ये बोल रहे हैं ना, जैसे इसमें वर्ड से ही क्लियर है कि रीजनलिज्म जो है ना वो ISM लगा, तो ये एक आइडियोलॉजी है, जबकि रीजनलाइजेशन ना एक प्रोसेस हो जाती है। तो दोनों Right. ही ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन बस ये है कि क्योंकि ये जो PYQ है ना, इसमें ही पूरा जो फुल है वो ये है कि रीजनलाइजेशन के रीजंस देना है और किस तरीके से रीजनलिज्म ने वर्ड को शेप किया है। तो रीजनलिज्म बस आइडियोलॉजी के सेंस में बोल रहे हैं, रीजनलाइजेशन उसी में ही जो प्रोसेस हम लोग यूज करें, जैसे कॉलोनिज्म और कोलोनाइजेशन, तो वो सिमिलर है जितना मैंने पढ़ा है। अगर किसी और को व्यू है तो राइट राइट राइट। सुजैन, इसमें जब हम अगर रीजंस बताएंगे रीजनलिज्म के, तो वो आ जाएगा लाइक अपना वर्ल्ड वॉर हुआ तो सिक्योरिटी इश्यूज आए, डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड आया, दैट इज तो ऐसा रीजनलाइजेशन, है। वो रीजनलाइजेशन है जो तुम कह रही हो। वो रीजनलिज्म है। मैंने मतलब एंड्रू हेवुड वगैरह पढ़ी, तो वो रीजनलिज्म हाँ, के कारण बनी नहीं है। नहीं, रीजनलाइजेशन एक मतलब एक आइडिया नहीं है। जैसे रीजनलिज्म हो गया, वो एक प्रॉपर आइडिया हो गया कि एक रीजन के लोग आपस में साथ में मिलके जो है एक प्रॉपर एंटाइटी, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कुछ भी हो, वो बनाते हाँ हैं। उसमें एग्जैक्टली। आसियान भी आ सकता है, उसमें सार्क भी आ सकता है। लेकिन रीजनलाइजेशन एक बहुत ही बड़ी टर्म है, जिसमें जैसे मतलब मैंने एक वो स्कॉलर मेंशन कर रखा है, माइकल ब्रेशर। उसका एक पॉइंट मैंने लिखा नहीं था, मैं वही देख रहा था। उसने लिखा हुआ था कि जो स्कोप है रीजनल ग्रुप्स का, वो एक जोग्राफिकल उससे एंटाइटी से जो है डिलिमिट नहीं होता है, मतलब उससे बड़ा होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्सो पैक्ट को बोलेंगे या नाटो को बोलेंगे, तो ये बहुत बड़ा रीजन कवर करता है। तो यहाँ पे रीजनलाइजेशन प्रोसेस आ जाएगा। जो तुमने डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि आ, ये फ्री मार्केट्स हो गया, वेरिएशन हो गया, क्रॉस बॉर्डर वाला तुमने जो पॉइंट लिखा हुआ है रीजनलाइजेशन में। रीजनलाइजेशन प्रॉपर मतलब एक एरिया हो गया, दैट कैन बी विद इन अ कंट्री, विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। उसमें आसियान बोल सकते हैं क्योंकि वो एक रीजन में है। या अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मिलके अगर कुछ बनाते, तो वो भी आ सकता था। ओके। इवन ना, जैसे रीजनलिज्म थोड़ा ब्रॉड टर्म हो जाता है। इवन अगर हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे भी देखें तो जो फेडरलिज्म होता है, या फिर जो छोटे छोटे जैसे कहते हैं कि हाँ अपने इंडिया में ही बहुत से पॉकेट्स हैं, तो ये भी रीजनलिज्म है। तो अगर वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये रीजनलाइजेशन इस सेंस में आएगा।
तो एंड्री हर्ट में भी डोमेस्टिक लेवल और इंटरनेशनल, मतलब इट इज जस्ट एन आइडियोलॉजी, हम लोग किस सेंस में यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और रीजनलाइजेशन मेनली प्रोसेस वो जो हम लोग यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, तो मेजरली मतलब आपके अकॉर्डिंग हमको रीजनलिज्म के पर्सपेक्टिव से ही क्वेश्चन अप्रोच करना है। हाँ हाँ, क्योंकि अदरवाइज डिफरेंस होता तो फिर एक ही क्वेश्चन में दोनों वर्ड ना मेंशन करते। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों वर्ड करें मेंशन, खाली हाँ, रीजनलाइजेशन का? ये जो फुल क्वेश्चन है ना, उसमें आगे ये भी है कि हाउ डज रीजनलिज्म शेप वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये शायद पीवाईक्यू है आई थिंक। अच्छा, अब मतलब जो आज डाला हुआ था उसमें तो सिर्फ एक ही पार्ट डाला हुआ है फिर। हाँ, किसी ने डाला था, बट ये शायद पीवाईक्यू है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसमें अच्छा चलो फिर देखो यार, फिर कैसे करना। मैंने तो फिर इस सेंस में कर दिया कि रीजनलाइजेशन हो रही है तो क्या फैक्टर रहे होंगे उसमें, फिर मैंने उसको बांट बांट के करा है कि अगर पीपल का फ्लो हो रहा है तो कौन से रीजन से हो रहा है, अगर कैपिटल गुड्स का फ्लो हो रहा है तो कौन से रीजन से हो रहा है, फिर थोड़ा राजेश, बहुत। तुम भी शुरू कर दो पूरा आंसर, तुम स्टार्ट कर दो, डिस्कशन शुरू हो जाएगा प्रॉपर। हाँ, तुम बट शुरू मेरे करो। को ये कि टाइम ना वेस्ट होना सबका, क्योंकि फिर नहीं अप्रोच नहीं नहीं, बिल्कुल। तुम शुरू करो, वो अपने आप होता जाएगा, तुम शुरू करो। अच्छा, मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ, फिर ओके। करना स्क्रॉल करना संजय। हम्म, तो पहले डेफिनेशन रीजनलाइजेशन की, उसके बाद रीजनलाइजेशन के जो रीजंस रहे होंगे, क्या रहे होंगे इफ इट कम्स टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स वगैरह का। तो बेसिक से रीजन की अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो फेवर कर रही हैं दोनों पार्टीज को, तो या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम है, या टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, जो मतलब एक एमएनसी को चाहिए वहां पे है, ह्यूमन रिसोर्स है, नंबर्स में भी मतलब अनएम्प्लॉयड है तो वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, स्किल्स इकोनॉमी आ गई इसमें बेसिकली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड बैरियर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन जो मार्केट दे सके एफडीआई वालों को, या ओपननेस टू रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड की जो टैरिफ वगैरह, ट्रेड वॉर वगैरह होते हैं तो उससे भी उन्होंने जो इम्पोर्ट के लिए सामान मंगवाना होता है तो उससे भी हर्डल क्रिएट हो जाते हैं। और अगर पीपल का फ्लो जा रहा है तो फिर वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए जाता है, ये रीजन रहता है। लिविंग स्टाइल एक रीजन रहता है, इंटरनेशनल इमेज कैसी है, अगर रिफ्यूजी जाएंगे कौन सी कंट्री जाएंगे, मल्टीकल्चरलिज्म है तो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे वो वाली कंट्री, माइनॉरिटीज के राइट्स अगर सेफ गार्ड हो रहे हैं, टूरिज्म की बात आ रही है, तो ये बेसिकली रीजन है रीजनलाइजेशन के एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर मैंने अगले पेज पे थोड़ा बहुत बता दिया है कि रीजनलिज्म फैसिलिटेट्स रीजनलाइजेशन। तो मतलब उसमें जैसे एक प्रॉपर रीजनलिज्म में आसियान है, ईयू है, ये सब चीजें हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं जो तो ये चीजें फैसिलिटेट करेंगी। वो मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर बता दिया, कल एक क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिया था हमने, एफटीए होते हैं या पॉलिटिकल जो वैल्यूज हैं सोशियो कल्चरल मिलती हैं, उसमें नियो फंक्शनल, फंक्शनल, कार्ल यूथ, सोशल लिबरलिज्म, सिक्योरिटी, कम्युनिटी, सब कुछ लगा दिया था कल ही। तो वो फिर आ जाएगा सेकेंड हैंड पे कि रीजनलिज्म फैसिलिटेट्स रीजनलाइजेशन। और फिर क्रिटिसिज्म में आ जाएगा द फेलियर्स ऑफ रीजनलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है वो तो एक्सेल करेंगी करेंगी, तो जो ग्लोबल है वो डोमिनेट करेगा ही करेगा रीजन को। फिर जो नेशनल इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं, तो जो रीजनलिज्म का स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो सकता है अगर पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी काफी ग्रोथ में, जैसे सिंगापुर या हम बर्मा को कंपेयर करें तो वो आसियान में, लेकिन उनकी इकोनॉमी काफी डिफरेंट है, तो अगर वैसा वाला थोड़ा उनका फॉरेन पॉलिसी हो जाए तो वो शेक हो सकता है। फिर नेशनलिज्म ट्रम्प्स रीजनलिज्म, वही एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर नेशनलिज्म आ जाए तो वो फिर अपने ही स्पेसिफिक गेन्स देखेगी। फिर बिट ऑफ लिमिटेशंस जो रीजनलिज्म की है, सार्क, आरसीईपी, ये क्यों नहीं चल पा रहे हैं अगर रीजनलिज्म बहुत बढ़िया है तो। और कहीं कई बार जैसे आसियान के कॉन्टेक्स्ट में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तो एक बड़ी, जितनी उनकी कंबाइंड इकोनॉमी है उतनी बड़ी इकोनॉमी तो खाली कंट्रीज की है, तो वो भी एक टफ कंपटीशन दे जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है कि अगर रीजनलाइजेशन से अप्रोच करना था आंसर तो क्या क्या हो सकता था। तो ये वाला जो पर्टिकुलर अगर ये अप्रोच रखनी है तो इसके लिए आई गेस सुजैन और नीलेश का आंसर बेटर होगा। तो हो गया, आगे बताओ करना क्या है। सोच रहा था तुम्हारा आंसर है तो अच्छा, वैसे जो तुमने पॉइंट्स कवर कर रखे हैं ऑलमोस्ट सारे कर रखे हैं, इसको एक बार ना लिख के डाल देना प्रॉपर, मतलब जो तुमने स्ट्रक्चर बना रखा है, क्योंकि मेरा आंसर जो है मैंने थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, उसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं है, और जो सो कॉल्ड मतलब फैक्चुअल वो है, डेटा है कि जो तुमने बताया सारी सारी टूरिज्म वगैरह, ये सारे जो इंटरडिपेंडेंस वगैरह, वो सब मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। हाँ, पहले एक कंसेंसस कर लेंगे, अगर मतलब सारे लोग बोलते हैं कि वैसी अप्रोच रखनी है फिर आंसर लिखने का फायदा, नहीं तो फिर 15-20 मिनट क्या लिखना है मैंने,
है ना? पहले तुम के आंसर नहीं देख नहीं लो। नहीं सुना। शिवानी जी। आपने जो लिखा है ना वो बिल्कुल भी गलत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने बस जी। थोड़ा सा डोमेस्टिक लेवल को थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दिया है कि हाँ कौन सी ऐसी डोमेस्टिक लेवल पे कंडीशन होती हैं जो रीजनलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। तो वो आपका बहुत ऑलराइट। सही है, मुझे नहीं लगता कि गलत है, बट इंक्लूड आप वर्ड लेवल का और कर दीजिए तो बेटर रहेगा। ओके, ओके, ठीक है यार। थैंक यू यार। अच्छा, सिंपली जो मैंने मैंने कर रखा है, मैंने सिंपली मतलब एक विजुअलाइजेशन की डेफिनेशन बना के डाल रखी, मतलब दे रखी है कि मतलब इसमें जो आपकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी और कलेक्टिव एक्शन वाला जोग्राफिक एरिया में जो लोग होते हैं उनकी वजह से कैसे रीजनलाइजेशन प्रॉस्पर करता है। दूसरी बात, मतलब जो उसके फैक्टर्स हैं, जो सो कॉल्ड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इवॉल्व हुआ है रीजनलाइजेशन, वो आपका वर्ल्ड वॉर 2 था और डीकॉलोनाइजेशन, जिसके बाद नए नए स्टेट्स का इमरजेंस हुआ था और सारे स्टेट्स के लिए सिक्योरिटी चाहिए थी आपस में इकट्ठे रहने के लिए। इसमें 3 फेजेस आते हैं। पहला फेज 47-65 जिसमें नाटो, सेंटो, वार्सो पैक्ट, जो बेसिकली सिक्योरिटी ड्रिवन था। यानी इवन हमारा जो वो था अरब लीग ऑफ नहीं लीग ऑफ अरब स्टेट्स था, वो जो बना था बाद में डिसॉल्व हो गया था, वो भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना था। दूसरे फेज में हम लोग देखते हैं 65 से 85 वाले में, जहाँ पे आसियान, कारिकॉम, ये सारे डेवलपिंग कंट्री के अलायंसेस थे। इनका मतलब कि आगे जाके डीकॉलोनाइजेशन के बाद वो मतलब डेवलप होना, डेवलपिंग मतलब इनका आपस में मतलब वो था, जॉइंट पर्पस था। ठीक है। तीसरा फेज आता है हमारा 85 के बाद का, वो ग्लोबलाइजेशन वाला फेज आता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन या आपके बाकी के वो होते हैं जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इवॉल्व होती है। ठीक है। अब रीजनलाइजेशन अगर मैंने लिखा हो तो रीजनलाइजेशन जो है आपका वो कॉमन इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल या आइडियोलॉजिकल फीचर से इवॉल्व होती है। इसी में जो एक वो थे ऑस्ट्रिया का एम्बेसडर था, नेक्स्ट पेज। हाँ, ऑस्ट्रिया का एम्बेसडर था डॉक्टर इवान क्लैफिन करके, उसने यही कहा था कि रीजनल अरेंजमेंट जो होते हैं वो वॉलंटरी एसोसिएशन होती है सॉवरेन स्टेट्स के, जहाँ पे उनका कुछ जॉइंट पर्पस होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऑफेंसिव नेचर का नहीं होता उस एरिया के लिए। अगर ऑफेंसिव होगा तो उसको रीजनल अरेंजमेंट नहीं बोला जाएगा। अब बेसिकली ये लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम से इवॉल्व होता है, यानी कि पीस लविंग होते हैं लोग। ठीक है। इसमें माइकल ब्रेशन के 6 पॉइंट थे, मुझे सारे याद नहीं है तो मैंने मेन मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला तो ये मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या रीजनलाइजेशन के लिए, क्योंकि 2 होंगे तो बायलेटरल होंगे, ऑब्वियसली बात है। दूसरा, उनका ऑब्जेक्टिव जो है उनको मतलब सॉरी उनका जो एग्जिस्टेंस है वो एक दूसरे से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और ग्लोबल कम्युनिटी के थ्रू भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तीसरी बात वही, जो यूनिट होगी पावर की वो इंफीरियर होगी पूरे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से, जो स्टेट्स की रीजनल यूनिट ऑफ पावर होगी। ठीक है। उसके अलावा मैंने फालतू थोड़ी बकवास लिखी हुई है इसमें, मतलब वही जो शिवानी ने ज्यादा अच्छे से समझाया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंस, रिसोर्स पूलिंग या लार्ज स्केल पे कैपिटल इनफ्लो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए रीजनलाइजेशन प्रॉस्पर होता है। मतलब ये फैक्टर्स थोड़े फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। आखिरी मैंने मिडल मैन का जो कोट है जिसने लिखा होता कि मतलब ये बेसिकली उसने पूरा कोड था, मैंने पूरा कोड नहीं लिखा हुआ, उसका एक पार्ट लिखा हुआ है। उसने बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखा था और आखिरी में लिखा था कि रीजनलाइजेशन जो है ग्लोबलाइजेशन का ही एक कंपोनेंट है। और उसी में जो है मैंने रीजनलाइजेशन के बाद न्यू रीजनलाइजेशन के ऊपर जो है थोड़ा सा मतलब कंक्लूजन में डाल दिया है, कैसे जो है नेशन स्टेट का राइज रिटर्न हो रहा है और कैसे जो है ये जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली जो है अपने नेशनल रिसोर्स को इनहेंस करने के लिए आपस में जो है अभी अलायंस वगैरह बनाते हैं। कंक्लूजन थोड़ा सॉलिड नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी काफी सारे पॉइंट्स हैं जो मिसिंग है, सुजैन का देख लो बाकी आगे। और हाँ, इसमें एक पॉइंट और था, जैसे आसियान के बारे में, सॉरी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में बोलते हैं कि वो सॉफ्ट वो है, सॉफ्ट रीजनलाइजेशन का एग्जाम्पल है वो। सॉफ्ट रीजनलाइजेशन और ओपन रीजनलाइजेशन का, ओपन ऐसे कि वहां पे सारे स्टेट्स जो हैं बने हुए नहीं है, बहुत ही लूज है, जैसे यूरोपियन यूनियन या फिर आसियान हो गया। और सॉफ्ट ऐसे कि सारे स्टेट्स अपना वॉलंटरी डिसीजन लेते हैं। ये पॉइंट्स मैंने मेंशन नहीं कर रखे हैं। Then- then- सुजैन। हेलो। हाँ हाँ, एक सेकेंड। मैंने स्टार्टिंग एंडरसन की कोट से की है और विवेक ने बोला था ये कोट काफ़ी छोटा है तो इंट्रो नहीं दे सकते हैं, बट ठीक है, बस हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे अदर। फिर मैंने रीजनलिज्म की डेफिनेशन दे दी है और फिर मैंने बोला कि हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद में बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का इमरजेंस हुआ था। और फिर उसके बाद में कि रीजंस क्या हैं, तो पहला मैंने बोला है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एक बुक है कार्ल ड्वेस्ट की, उन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से जो भी छोटे छोटे स्मॉल नेशन स्टेट थे वो रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ आए ताकि सिक्योरिटी को मतलब मेनली प्रोटेक्ट कर सकें, जिसमें स्टैब्लिशमेंट नाटो का हुआ 1949 में। फिर फेडरलिज्म ने भी पुश किया रीजनलिज्म को। आई थिंक शिवानी ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से मेंशन किया, मैंने सिर्फ ऐसे ही रेफर करके छोड़ दिया कि जो फेडरलिज्म है उसने रीजनलिज्म को पुश किया क्योंकि ये टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है और जितनी भी फेडरल कंट्रीज थी वो अपने रीजनल इशू को लेके मेनली आई स्टेट पॉलिटिक्स में आ गई थी।
फिर न्यू फंक्शनल अप्रोच का वो इमरजेंस हुआ था, जिसकी वजह से वो जो हम लोग पढ़ते हैं ये स्पिल ओवर इफेक्ट, लाइक आप वन सेक्टर में कॉपरेशन करेंगे तो अदर में होगा। तो फिर ईयू का एग्जांपल दे दिया था एंड इसमें इसको बोला गया था एन एवर क्लोजर यूनियन। फिर डीकोलोनाइजेशन हो गया था, तो काफ़ी अफ्रीका और एशियन कंट्रीज काफ़ी आ गई थी, जिसकी वजह से भी रीजनलिज्म काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ, क्योंकि ये सारी कंट्रीज अंडर डेवलपमेंट था, पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था। तो इन सब की वजह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ कि सब लोग आए और एक कॉमन इशू को लेके रीजनल कॉपरेशन करें। फिर महातीर मोहम्मद ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था एशियन वैल्यू, लाइक कल्चरल एस्पेक्ट दे दिया था कि किस तरीके से एक रीजन वाइज उन्होंने बोला था कि हमारा सेम कल्चर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वहाँ पर कलेक्टिविटी हो। उसके बाद में ठीक है, फिर इम्पैक्ट मैंने डाल दिया है कि क्या क्या था, ज़्यादा मुझे आए नहीं। तो पहला मैंने डाला है कि रीजनल इगोइज्म और कल्चराइजेशन एंड सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें सैमुअल पी हंटिंगटन का डाल सकते हैं, मैंने डाला नहीं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। फिर रीजनलिज्म की वजह से नेशनलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और प्रोटेक्शनिज्म आया। तो अभी का रिसेंट एग्जांपल है ब्रेग्जिट। उसके बाद में फिर मैंने डाला कि रीजनलिज्म सपोर्ट करता है मल्टीलेटरलिज्म को, तो इसकी वजह से बहुत सारे पॉकेट्स कार्व आउट हुए हैं आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आसियान और अफ्रीकन यूनियन सार्क ये सब है। और फिर मैंने लास्ट में कह दिया कि लेकिन अभी जो है वो मिक्सचर चल रहा है, लाइक ग्लोबलाइजेशन प्लस रीजनलाइजेशन, जिसको ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं, जो कि रीजनल आइडेंटिटी प्लस ग्लोबल वर्ल्ड में रीजनल आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। आई थिंक और भी सबने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाले हैं, उनको जिसकी हूँ वो पढ़ दे तो बेटर रहेगा। इसमें ये एग्जांपल भी दे सकते हैं क्या, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन से पहले वो 13 कॉलोनीज यूएसए की जो साथ आई थी, मतलब कोलैबोरेट करी थी, तो वो भी एक तरह का एक रीजनलाइजेशन नहीं, रीजनलिज्म ही बोलेंगे ना उसे भी। वो फेडरलिज्म में आ जाएगा। रीजनलिज्म मतलब मुझे श्योर नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि ये रीजनलिज्म में आएगा ये। मेरे ख्याल से वो रीजनलाइजेशन एक एग्जांपल बॉटम अप अप्रोच होता है ना, तो नेशनलिज्म होगा शायद। मेरे ख्याल से एग्जांपल ऐसे नेशनल पॉलिटिक्स में बेटर सूटेबल रहेगा बजाय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हाँ, मतलब मेनली वो बन गया था ना एक नेशन। ये क्वेश्चन पहले भी कभी आया था शायद, तो मैं रीड कर रहा था तो वहां पर वो एग्जांपल कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे, बट ठीक है, हाँ वो थोड़ा। अच्छा, मेरे को पूछना था ये कल वाले जो क्वेश्चन थे कैसे डिफर करता है, वो भी ऐसे ही था ना, सिमिलर लाइंस में। हाउ डज रीजनलिज्म शेप द वर्ल्ड पॉलिटिक्स? हेलो, इसके अंदर ये वाला भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या, जैसे WTO और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के जो डेवलपिंग कंट्रीज ने एक रीजनलिज्म शो किया है कि एक्शन। आई गेस यस। और हाँ, मेरे ख्याल से जो विजय बोल रहे हैं ठीक है, और जो पलाश बोल रहे हैं, कल वाले क्वेश्चन में था कि क्या फैक्टर है जिससे रीजनलिज्म वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फोकस करता है। आज का मेन है कि रीजन कौन से हैं रीजनलिज्म के खुद के इवॉल्व होने के, या रीजनलाइजेशन जो प्रोसेस और व्हाटएवर वो होने के। मतलब कल ब्रॉडर था, आज सिर्फ रीजन पूछ रहे हैं ऐसा? राइट। कल इम्पैक्ट था पूरा कि कैसे तब हमने टैकल करना था कि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में जो इनमें टसल चलता है। आज हमने फोकस करना था कि खुद इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है। ये मैं बोल रहा था कि ग्लोबलाइजेशन और रीजनलाइजेशन में मेरे को दो समझ में आया, एक वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और एक वो उसकी ऑल्टरनेटिव की तरह यूज हो रहा है। हाँ, दोनों चलते हैं। So to answer Palash's question, I thought the same way. Last time, yesterday's question, it asked on how regionalism is impacted by the world politics, and how the regionalism is impacting world politics. So the present architecture, whatever it is there, how it is making it move towards multipolar world order and that stuff. And today's question I've answered in terms of how the world politics since World War II ending, how it has shaped the different regional structures. So if I could read my answer, I posted just now. Companion ना? Yeah.
So as I was saying, I wrote on this idea that how regionalism has been shaped by the external factors of how the global order was then. So I started with the definition, and then since World War II period, I first I mentioned of the decolonized countries. They wanted to preserve themselves of their independence, but I don't have any examples. African Union wasn't formed then. NAM also can't be quoted. And there was this Malaysia, Thailand, and another country before ASEAN was formed. Maybe that we can quote, but I can't even remember its the organization's name. Then I also wrote about European Union. The seeds of European Union was formed, and to come out of the Westphalian world order. And I also mentioned this point of multi-states. That is rather than globalization that we see of the present times, it was basically just the states cooperating with each other. Then I moved to the Cold War period, where we saw that the regional organizations were mainly of military character, like NATO, and ASEAN and Arab League. They had a form of social and socio-cultural cohesion. Then post-Cold War period, we saw this globalization coming, and as Shivani was saying before, that that regionalization helped strengthen globalization also in a way, because even though we had WTO and IMF, World Bank, basically the supply chains had to be formed in a regional sphere. EU's custom market. If we think of the success of globalization, we can think of EU's common market, Asian Economic Community, so that way. And then I moved to how globalization is receding, and I gave examples of those factors, and I talked about new regionalism. This new regionalism, it has expanded further the forms of cooperation in political sphere and economic sphere and security sphere and cultural sphere. I also talked that even though there are multiple actors, but still that Helena Thompson's quote that we are seeing the return of nation state. Then in the end, I concluded that on a way forward, that in these times of whatever the problems that we are seeing in the global sphere, how regionalism can help with a more flexible form of issue-based coalitions. Like we have Quad. India is participating in Quad as well as SCO and RIC. So this last quote, that regionalism can be a balanced path between globalization and protectionism, this was by Joseph Stiglitz. So I ended that way. So basically, I wrote how regionalism evolved in with the external factors. यार मेरा एक डाउट है, ये वर्ल्ड वॉर वन से पहले जो ट्रीटीज थी, जैसे ट्रिपरटाइट ट्रीटी और जो भी अलायंसेस थे, क्या उनको भी इसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्या रीजनलाइजेशन ऑप्शन में? Like I also have a similar doubt. I'll add in that. I was looking to the definition of regionalism. Like we have a view of scholars, but simplest definition I found in Global Politics book of Henry Howard. So he has mentioned that regionalism is a theory or practice of coordinating social, economic, or political activities within a geographical region comprising a number of states. But he has mentioned that there are two key traits of regionalism. One is intergovernmentalism and other is supranationalism. So we are, I think that we are deviating from the topic regionalism and we are considering NATO or maybe Quad also as examples of regionalism. But if we see our syllabus also, if we see the examples of regionalism, we have been given options like APEC, SAARC, ASEAN, the NAFTA, which are exclusively regional organizations. And when we talk about Quad or
NATO. There is nothing called supranationalism in that because every state is taking action on based upon their own national interest. So this is my general concern, and so in the same way, somebody was asking that can we consider example of regionalism what happened before Second World War. So if we look at in that perspective, then we will make a new definition of regionalism. And one point I'll add the example of regionalism, like what are the causes behind regionalism. We can take example of ASEAN. Like realist scholars believe that, SAARC. That SAARC was found to counter India's hegemony in that area, and it was mainly Bangladesh initiative. And similarly, BIMSTEC was formed in order to counter Pakistan because Pakistan was not able to make a SAARC function. So these 2 points may be added as reasons of regionalism. So to counter Sachin's point, I would say that regionalism is different from regionalization. Regionalism is bound by the geographical boundaries, but regionalization is considering each, you can say a geographical region, but the players, the stakeholders can come from different regions. Like in Quad, it is based on Indo-Pacific region, but the players, they are trying to whatever the geopolitics is surrounding in that region, they are having their self-interest to make, even though that region is away from their neighborhood, they are wanting to make their hegemony in that region. हाँ So हाँ राहुल का वही पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब बोल रही थी मैं कि रीजनलाइजेशन से लिखना है या रीजनलिज्म से लिखना है. तो सचिन के बहुत सारे थे क्वेश्चन. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा तो वो एपेक और वो इंटरगवर्नमेंटल सुप्रानेशनल वो मैंने ऐड करा हुआ है सचिन उसमें. शायद लेट ज्वाइन करा है आपने, तो वो आप एक बार देख लीजिए. नहीं मैंने वो तो देख लिया, लेकिन जैसे अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन रीजनलिज्म और रीजनलाइजेशन. और जैसा सुजैन ने बोला भी था कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो रीजनलिज्म के साथ ही रीजनलाइजेशन भी आया था, तो हमें एक ही व्यू में देखना चाहिए दोनों को rather than considering them as different. हाँ लेकिन वही ना मैंने ओके नीलेश गो. मैं कह रहा हूँ देखो जैसे आप कह रहे हैं ना आपके दो कंसेप्ट है. पहला नाटो वाला शिवानी अपना माइक. हाँ ओके सचिन जो तुम्हारा पॉइंट था नाटो वाला, बेसिकली पहले तो शायद किसी ने कहा था कि कैसे जो है पुराने वाले जो अलायंस थे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वो कैसे डिफरेंशिएट करता है रीजनलाइजेशन से. पहली बात तो ये है कि पहले वो जो अलायंसेस थे वो बेसिकली सिक्योरिटी अलायंसेस थे. दूसरी बात अगर हम नाटो को यूज करते हैं अगर इसमें रीजनलाइजेशन में, वो सबसे पहला एग्जाम्पल बोला जाता है रीजनलाइजेशन के कंटेक्स्ट में जो इवोल्यूशन होता है, क्योंकि इट वाज नॉट जस्ट अ मिलिट्री अलायंस, उसके अलावा पॉलिटिकल अलायंस भी था. उनका बेसिकली काम था कि ये जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो है वो करना, प्रमोट करना, और जो मेंबर्स उनको कंसल्ट करके जो है डिफेंस और सिक्योरिटी डिसीजंस को वो करना, मतलब डिसीजंस लेना. ठीक है. दूसरी बात है रीजनलाइजेशन और रीजनलिज्म में जो आपका डाउट आता है. देखो रीजनलिज्म जब हम बात करते हैं, हम एक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, वो छोटा रीजन है. वो चाहे आपका इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाला हो सकता है, साउथ इंडिया हो सकता है, अगर आप बड़े लेवल पे देखो आसियान हो सकता है, यूरोपियन यूनियन टू लिमिट हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत फैला हुआ, उसमें जो है आपका यूरेशियन वाले कंट्रीज भी आती हैं. ठीक है. तीसरी बात ये कि रीजनलिज्म से कैसे है अलग, ऐसे है कि रीजनलाइजेशन में हम लोग आपके जो है रीजनलाइजेशन में हम जो है आपके सिर्फ ये नहीं देखते कि आपके सिर्फ रीजन है, आपका रीजन के अलावा जो है जैसे आर्कटिक काउंसिल हो गया उसे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक जगह के ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, उसमें मतलब अलग अलग जगह की भी है, क्योंकि उनका सिर्फ छोटा रीजन ये है कि वो आर्कटिक एरिया को जो है टच करते हैं. ठीक है. दूसरी बात ये एक एग्जाम्पल पहला दे रहा हूँ मैं. दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया रीजनलाइजेशन में कि आपकी जो कंट्रीज है वो अलग अलग जगह में रह सकती है. जैसे किसी ने उसका एग्जाम्पल दिया था, क्वाड का एग्जाम्पल दिया था, उसमें इंडो पैसिफिक वाली जो कंट्री है सारी आती है, आपकी इधर की भी आती है और वहां की भी आती है. या इवन अगर आप एपेक को देखो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, उसमें आपकी अगेन जो है चाइना तक उसमें है, उसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है. उसमें चाइना तक इंक्लूड है और यूएसए तक इंक्लूड है, जबकि यूएसए और चाइना का जो है बस लास्ट पॉइंट है इसका आगे. उसमें जो है मतलब अलग अलग ज्योग्राफी से कंट्रीज आती हैं. तो बेसिकली माइकल ब्रेशर ने जो है सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपल वो हो गई ना कि आपकी जो मतलब की मिलिट्री अलायंस है कि अगर एक पे अटैक हुआ सब पे अटैक होगा. ठीक है. वो नाटो इनिशियली था, लेकिन आगे जाके जो नाटो का जो मैंडेट था वो इवॉल्व हुआ, उसको ये बोला गया कि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, पॉलिटिकल मैंडेट्स को भी फुलफिल करती है, जो कि है डेमोक्रेसी को जो है हर जगह वो करना, प्रमोट करना. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रीजनलाइज द फैसिलिटेटर ऑफ रीजनलाइजेशन, हाँ बोल सकते हैं शिवानी.
ऐसा बोल सकते हैं। तो ठीक है बेसिकली मतलब कि ये है, इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ वरना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रीजनलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी। We can move ahead. कुछ एक चीज ओके नहीं पता है, मैं एक ही बता रहा हूँ, आज के जो बाकी क्वेश्चन है थोड़े फैक्चुअल से हैं, वो जल्दी जल्दी निपट जाएंगे, लेकिन रीजनलाइजेशन जो वाला जो टॉपिक है सारे इसके ऊपर ही डिपेंड है। तो अगर डिस्कशन करना है तो थोड़ा मतलब कुछ पॉइंट है तो बताओ, अगर डाउट है तो बताओ वरना आगे बढ़ते हैं फिर। तो ज़ेन, नीलेश, हेलो। हाँ। यार आप एक मॉडल आंसर इसका बता दो। यार मॉडल आंसर तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, क्योंकि इससे पूछा हुआ है कि क्या रीजंस क्या क्या है। तो बेसिकली मतलब आपको इवोल्यूशन दिखाना चाहिए, आपको जो है फेसेस वगैरह जो मैंने लिखे हैं, मतलब एक बार सुजैन का, शिवानी का और मेरा उसके लिए मतलब क्या बोलते हैं आपको स्कॉलर्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। शिवानी अगर पॉसिबल हो आंसर लिख देना, शिवानी के पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, मैंने वो इंक्लूड नहीं कर रखे हैं। और दूसरा सुजैन के स्कॉलर्स भी अच्छे हैं। मॉडल आंसर इसमें मतलब ऐसा तो क्या ही लिखोगे आप, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है लिखने के लिए। आप 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन में सब कुछ नहीं इंक्लूड कर सकते हो। सचिन कुछ कह रहे हो? Like कुछ I कह रहा was है कि आगे saying, बढ़ना? I was हाँ saying what Sameep has just said that in our syllabus there are few regional organization which has been mentioned like APEC and all. So maybe we can focus more on that. And in some last para we can write your examples NATO or Quad also. And देखो मर्जी वो first we should आपकी focus on the core area. I think that. नहीं, वो तो मैंने इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा ना। वो आप टोटली आपके ऊपर है कि आप उसको इंक्लूड करो या ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसको इवोल्यूशन का जो आया था रीजनलाइजेशन का, उसका इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं एपेक के ऊपर। हाँ अगला आई क्वेश्चन। थिंक हाँ वो बहुत वैलिड है मुझे नहीं मतलब लग रहा है कि इसमें डाउट है कोई नाटो का एग्जाम्पल बहुत वैलिड है इवन इनका एक कोड बस मैं लास्ट पढ़ रही हूँ उन्होंने बोला है कि यूरोप हैज नेवर एग्जिस्टेड वन हैज जेन्युइनली टू क्रिएट यूरोप सो रीजनलाइजेशन इतना नैरो डेफिनेशन नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता इसमें होना चाहिए इस चीज को लेके मतलब एक लास्ट पॉइंट मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा मतलब रीजनलिज्म को एक मतलब एक स्टेट के विद इन द स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रीजनलाइजेशन को एक बड़ी एंटाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया इंक्लूड नहीं होता है। ये सारे के सारे उसने बोला है, स्कॉलर्स ने कहा है, मेरे इसमें जो थे तीनों ने कहा था, मैंने इंक्लूड नहीं किया था वो। तो ज्योग्राफी एज अ डेफिनेशन फॉर रीजनलाइजेशन इज नॉट सफिशिएंट। अब आगे चलते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है यार, नेक्स्ट पे क्वेश्चन था सब्सटैंशिएट एपैक एज अ रीजनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस पे गौरव ने लिखा है, एंटीवायरस ने लिखा है, सचिन ने लिखा है। ठीक है, तो कौन बोलेगा पहले? सचिन। ठीक है मेरा आंसर खोलो आप। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा अप्रोच बता देता हूँ और कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जिसके बेसिस पे आप आंसर्स अच्छे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो एपेक में मैंने स्टार्ट किया है। फर्स्ट आई हैव स्टार्टेड विद डेफिनेशन ऑफ रीजनलिज्म। एंड्री होड की बुक में दिया हुआ है दैट डेफिनेशन आई हैव यूज्ड theory or practice of coordinating social, economic or political activities within a geographical region comprising a number of states based upon intergovernmentalism and supranationalism. However, there are many models of regionalism like ASEAN, EU, SAARC, APEC, etc. फिर मैं APEC पे आ गया हूँ। तो I have mentioned कि APEC was a originally proposal of former Australian PM Bob Hawke in 1989. Since its first summit in Canberra 1989, its membership has increased from 12 to 21. It comprises 40% of world's population and 60% of global GDP. फिर मैंने बताया कि how it has evolved over the years. So earlier it was meant for ease of doing business, but now it also includes non-conventional security threat. फिर इसमें इसका एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट है बॉगोर गोल्स ऑफ 1994 जो बोलता था कि क्रिएट द फ्री ट्रेड एरिया इन एशिया पैसिफिक, और उसमें डेवलप्ड कंट्रीज के लिए दे हैव फिक्स गोल बाय 2010 एंड डेवलपिंग कंट्रीज बाय 2020, लेकिन जो हो नहीं पाया पूरी 100%। सो नाउ आई हैव कम टू द बेसिक pillars of APEC. First is trade and investment, second business facilitation, third economic and technical cooperation. Thereafter I mentioned some unique features of APEC which is not seen in other organizations. तो पहला उसमें है कि open regionalism as contrast to
क्लोज रीजनलिज्म ऑफ EU, इसका मतलब होता है कि वी हैव मिनिमम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. सेकंड, सॉफ्ट रीजनलिज्म based upon bottom up approach. It means that countries determine voluntary targets. फिर मैंने थर्ड बताया है कि there is massive participation of private parties and members are called member economies rather than state parties. That's why we have Taiwan, Hong Kong and China as just three different members. फिर मैं जनरली बताया कि एपेक का क्या रोल रहा है ओवर द इयर्स, मतलब हाउ इट हैज फंक्शन, प्रोज एंड कॉन्स. तो it has distinguished achievements in reducing tariff and non-tariff barriers, easing regulation, increasing complementarity, and boosting economic growth. However, presently APEC is undergoing a crisis. Economist magazine has called it nothing more than a talking shop. Australia's former External Affairs Minister Gareth Evans criticized it by calling APEC has 4 adjectives but in search of a noun. तो ये फेमस फ्रेज है, मे बी यू कैन यूज इट, तो अच्छा लगता है, इंप्रेसिव. देन आई हैव मेंशन कि प्रेजेंटली क्या क्या चैलेंजेस है. तो इन द एरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म द ग्रेवेस्ट थ्रेट्स हैव कम फ्रॉम अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी एंड USA China trade war. In past, poor handling of Asian financial crisis 97-98, complex rules of origin, emergence of alternative institutions like ASEAN Plus 3, East Asia Summit have highlighted its inefficiency. मतलब there are alternative institutes like ASEAN Plus 3, East Asia Summit which have come up after APEC. It shows that APEC has not been able to fulfill its goals. फिर लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि in the COVID-19 ravaged world, breakdown of world WTO norms and global economic slowdown, perhaps there was no better time to revive APEC. Relook of its charter, inclusion of India as member, and deft handling of USA China issues can give the boost to APEC in a subdued environment. So I have concluded by this. इसमें गौरव का भी आंसर काफी अच्छा था, उनका और मेरा लगता है सोर्स एक ही था, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हमने एक ही लिखा है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिफरेंट लिखा है, लाइक ही हैज फोकस्ड मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल पार्ट, सो वी मे सी हिज आंसर आल्सो. गौरव. हाँ भाई, हाँ बता दो यार. एक्चुअली मैंने मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि रीजनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड अरेंजमेंट, तो मैंने फोकस किया है कि जो एपेक से रिलेटेड आंसर वो पूरा रीजनल मतलब इकोनॉमिक और ट्रेड के अराउंड ही घूमना चाहिए. तो मैंने इसमें बस थोड़ा सा ही रीजनलिज्म ऊपर दिया है, उसकी बेसिक डेफिनेशन दी है कि स्टेट लेड प्रोजेक्ट होता है, ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी रीजन में होता है, और इसका मीन्स होता है कि डेवलपिंग स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रेटजीज, और इसको ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब स्टेट लेके जाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच होती है और रीजनल इंटीग्रेशन में होता है. तो उसके एग्जांपल दे दिए मैंने, इसका मीन एपेक. फिर अब एपेक के बारे में बेसिक फैक्ट्स दिए हैं, जैसे कि इसको बॉब हॉके जो ऑस्ट्रेलियन पीएम थे उन्होंने इसको प्रपोज किया था, और आइडियोलॉजिकल ये लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म पर होता है. पता नहीं ये सही है नहीं, लेकिन मेरे को पता लगा कि इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं तो वो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म ही होता होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका मेन गोल था ट्रेड लिबरलाइजेशन करना. और ठीक है, ये बता दिया. उसके बाद उनके 12 मेंबर थे, बाद में 21 हो गए. तो उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले बताया कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे जो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक और ट्रेड के अराउंड ही घूमते हैं, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फैसिलिटेशन और इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन. फिर उसके बाद मैंने उसकी इकोनॉमिक पर फोकस करते हुए इनका कोर ऑब्जेक्टिव था कि फ्री ट्रेड एरिया एस्टैब्लिश करना अराउंड एशिया एंड पैसिफिक रीजन में. तो जो लास्ट क्वेश्चन में जो नीलेश बोल रहे थे कि एपेक को हम रीजनलाइजेशन नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसमें आपका यूएस और चाइना कोई रीजन मिल नहीं रहा, लेकिन इसका इनका ये आइडिया होता है कि एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसी के आसपास वाली कंट्रीज को एक पूरा रीजन मानेंगे. तो फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करेंगे उसमें, जिसमें क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से होंगी, रेड टेपिज्म कम होगा, जो भी रेगुलेशन है उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को ईजी बनाएंगे, स्टैंडर्ड सेट करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम, मतलब वही सब इकोनॉमी के लिए जो बेनिफिशियल होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो होगा, प्रमोट करेंगे. तो उसके बाद वही जो फैक्ट होता है कि 60% ग्लोबल जीडीपी है, 40% इनका ग्लोबल पॉपुलेशन है. और हाँ, ये एक पॉइंट मुझे सही लगा कि इसका जो मेन ओरिजिनेशन है, मतलब जो इसका ओरिजिन हुआ है वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उरुगे राउंड के फेलियर से था. मतलब उनको ऐसा लग रहा था उस टाइम पे, जो यहाँ पर बॉब हॉके हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि जो उरुगे राउंड है 6-7 साल से चल रहा है, कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए, तो एक मल्टीलेटरल डेवलप करने के लिए
उन्होंने इसको एपेक को प्रपोज किया। तो वो कहीं ना कहीं वो मल्टीलेटरिज्म ट्रेड को डेवलप करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद बताया कि स्टार्टिंग में एक यूएस एरिया था और एक यूरोप था, तो यही दोनों एक वो थे, मतलब ट्रेड हब बोल सकते हैं। तो इसका एज अ थर्ड पोल एमर्ज हुआ था उस टाइम पे। फिर उसके बाद ये सब अच्छी बातें हुई। फिर इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म पे गया मैं, जहाँ पर बोला इसको हाईली क्रिटिसाइज किया गया है। इकोनॉमिस्ट जर्नलिस्ट ने इसको बोला है कि टॉकिंग शॉप। ऊपर से फिर गैरेथ इवांस ने इसको बोला है कि एपेक एज अ 4 ऑब्जेक्टिव इन सर्च ऑफ नाउन। उसके बाद इसकी इनिफिशिएंस, ये जो क्रिटिसिज्म हुआ ये इसके बेसिस पर हुआ है क्योंकि एशियन क्राइसिस हुआ था, उसमें कुछ इसका रोल नहीं था। ऊपर से इनके रूल ऑफ ओरिजिन जो लॉज हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिससे क्या है कि जो कंट्रीज हैं वो बाहर निकल गई एपेक से। और इन्होंने क्या हुआ कि फिर और उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस भी इन्होंने डेवलप किए, जैसे एशियन+3 और ईस्ट एशिया समिट। ये ज़्यादा सक्सेसफुल रही कंपैरेटिवली, अभी भी चल रही हैं, मतलब ऐसा। फिर उसके बाद इनिशियली क्या था, इनके 3 मेन पिलर थे जो कि ट्रेड और इकोनॉमिक के अराउंड घूमते थे। लेकिन बाद में जैसे टाइम के साथ इन्होंने इवॉल्व किए, तो इन्होंने अपने जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन था उसको भी एक्सपांड किया, मतलब एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज यहाँ पे गए। तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए गैनेल और कुक ये बोलते हैं कि एक्सपांशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन सीम्स इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑन इट्स कोर गोल्स। मतलब उसका क्रिटिसिज्म ये है कि जितना इन्होंने एक्सपांड किया वो अपना जो गोल्स थे उनके कहीं ना कहीं ट्रेड और इकोनॉमिक उससे दूर चले गए वो। फिर उसके बाद वही बताया कि आज टाइम है इसको रिवाइव करने का, बहुत अच्छा टाइम है। सप्लाई चेन ब्रोकन हो चुकी है कोरोना टाइम में, बॉर्डर क्लोज हो चुके हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है। तो इस करके इसको इकोनॉमिक ट्रेड उसके कोर ऑब्जेक्टिव्स को फिर से इवॉल्व किया जाए उसी के अराउंड। और इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उसको इवॉल्व करें जैसे कि रीजनल ग्रोथ भी होनी चाहिए। यहीं पे end। ठीक है, आई थिंक दोनों में काफी ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। कोई और पॉइंट है क्या इसमें आपके पास? मेरा हाँ संजय, एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो। हाँ गौरव से क्वेश्चन है, सचिन से भी, कि एपेक में तो इंडिया मतलब ज्वाइन करना चाहता है एपेक को, बट आरसेप से मतलब इंडिया ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो फिर दोनों का मतलब कुछ ये आइडियाज हो तो शेयर करने के प्लीज। सचिन। Like there are specific reasons for that. For example, जो एपेक का चार्टर है ना, that is favorable to India because उसमें जो इनिशिएटिव्स मेंशन किया गया है, जैसे like focusing on development of genders, growth, और भी कुछ एग्जैक्टली मुझे प्रोविजंस उतने याद नहीं है, लेकिन जो आरसीईपी में है ना, जो आरसीईपी में जो प्रोविजंस है ना, फॉर एग्जांपल जो ट्रेड डेफिसिट का कंसर्न है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, और जो एपेक है वो 21 मेंबर्स का है और उसमें यूएसए भी है। तो ये सारे जो कंट्री जिससे इंडिया का ट्रेड ग्रो कर सकता है, वो एपेक के सेंस, आरसीईपी के सेंस में उतना है नहीं। तो चाइना तो दोनों में है ना? चाइना तो दोनों में है, लेकिन आरसीईपी जो है वो स्मॉलर है और उसमें चाइना एक तरह से यू कैन कॉल कि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड डोमिनेटेड बाय चाइना, लेकिन एपेक इज जनरली डोमिनेटेड बाय यूएसए। एपेक मतलब थोड़ा वो रूल बेस्ड ऑर्डर ज्यादा फॉलो करेगा, मतलब उधर यूएस के साथ साथ रशिया, चाइना बड़े बड़े भी हैं। यहाँ पर एक आरसेप में सिर्फ एक चाइना है, तो उसका है मतलब एक डोमिनेंस जैसा इफेक्ट है वहाँ पे। तो इस करके ये, और दूसरा ये है कि यहाँ पे आरसेप के जो वो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ से बाहर होने का, क्योंकि यहाँ पर ये क्या इन्होंने एग्रीकल्चर का ऐसे कोई वो नहीं है उधर। देखो आरसीईपी बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हो और आप अपने मतलब वॉलंटरी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, अपने जो आपके इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उनके बेसिस पर एंगेज कर सकते हो। इसलिए इसको बोला गया है कि ओपन वो सॉफ्ट वो है, ये सॉफ्ट रीजनलिज्म है। और आरसीईपी में आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो एक के लिए आपको खोलना पड़ेगा, आपको सबके लिए खोलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं चाइना उससे जो है हम लोगों को कर रहा है कि मतलब जैसे चाइना की जो मार्केट है, जैसे अभी भी अगर सोलर वो आते हैं, पैनल्स आते हैं, तो अगर भले मलेशिया से उठाने पर वो कहना है कि चाइना के थ्रू मलेशिया पहुंच होते हैं, मलेशिया से यहाँ आए होते हैं। अगर हम उसको साइन कर देंगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर वो डायरेक्टली चाइना अपना सामान लाके यहाँ डंप करेगा, जिसका मतलब काउंटिंग बिलिंग ड्यूटी से जो भी बोलता है उसको, और याद नहीं आ रहा मेरी तरफ से।
तो बेसिकली ये रीजन है कि एपेक हमारे लिए फेवरेबल है और आरसीबी हमारे लिए तो अभी फेवरेबल नहीं है, चाइना से हमारे ये वो है ऐसे टर्म्स है। ठीक है। आरसीबी में रूल्स ऑफ ओरिजिन अच्छे से है क्या, या क्योंकि एपेक में तो शायद रूल्स ऑफ ओरिजिन अगर नहीं, रूल्स ऑफ ओरिजिन अगर हो या ना भी हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया ना, बंदा इतना से लगा लो। अगर आपने एक में मार्केट खोला, आपको सबके लिए ही मार्केट को खोलना है। एपेक में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वो बस एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद आप जो है अपने बेसिस पे उनसे इंगेज कर सकते हो, जैसे अभी यूरोपियन यूनियन से इंगेज कर रहे हैं उस तरह से। आई होप थोड़ा मतलब सेंस बन रहा है। ये रूपक भाई का भी क्वेश्चन था, अगर कुछ उनके पास पॉइंट हो तो उनसे भी ले लेना अगर हो तो। And like RCEP में like base year was like they suggested was 2012. India was favoring like 2016. It has revised its tariff rates from 2016 onwards. So India has concern over that also regarding joining RCEP. Question number 11. Outline the constraints SAARC is facing to emerge as an effective regional organization. SAARC ने लिखा है मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है क्या? सचिन कैसे? सचिन का इको करता। अब ठीक है? हाँ अब सही है। ठीक है। गायत्री प्रेजेंट है क्या? आई थिंक नहीं है। ठीक है, मैं इसका आंसर रीड कर देता हूँ एक बार। मनमोहन सिंह check the achievement of regional organization. It depends upon how we look at it. SAARC has two ways: glass is half filled or glass is half empty. From the time of SAARC establishment, it always performed in a negative mindset. There was no external push factor, unlike EU and ASEAN, where US pushed externally. South Asia is the least integrated region of all region except the Middle East. SAARC concept was given by Bangladesh President Ziaur Rahman in 1985. It was based on the principle of Panchsheel, which itself is based on the Westphalian idea as respecting each other's sovereignty and non-interference in domestic affairs. However, SAARC itself has its loophole in its aim. Other regional organizations have formed to cooperate with each other. EU, which is the most successful regional organization, but SAARC was formed with the view to challenge India's regional hegemony in the Southeast Asian region. It was thought SAARC will be coalition of Indian neighborhood to challenge India. As a result, India is also not actively joining SAARC. On the other hand, Pakistan was the factor, and the conflict between India and Pakistan, T2 factor, terrorism and territory, makes SAARC organization vulnerable to decision making. As SAARC takes decision on consensus basis, and it make trouble every time that Pakistan opposition to India's proposal. SAARC is the organization there can be seen huge asymmetrical mindset, very less regional integration. South Asian economy is inward looking, unlike EU. Hence, as a result, there are less scope for economic interdependence in South Asian region. SAARC member countries, India, Pakistan, Bangladesh, was initially a single unit, and these were newly formed nations when SAARC established. So, this became difficult to transfer their sovereignty. At present scenario, also it can be seen. However, Pakistan itself, as in the identity crisis phase, Pakistan has been trying to recognize it as a part of West Asia. Pakistan wants to strengthen its own identity rather than South Asian identity. Frequently, SAARC small members have seen India's foreign policy as a continuation of British imperial foreign policy, and often regarded as a bullying
Big Brother. From integration of Sikkim, formation of Bangladesh IPKF mission in Sri Lanka, and due to its imperialistic expansion of India, neighborhood countries look towards China as a counter attack. That is why BRI is highly successful. Above all reason, collectively constrained SARC to emerge as a strong regional organization. There is a need to improve decision-making process in SARC and adopt qualified voting system. Connecting of regional or integration is must to promote trade. So long trust deficit among the member countries of SARC will not be able to achieve transit agreement, which is crucial. यार इस पे और क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं? पीएस ने लिखा है और आई थिंक एसएआर ने लिखा है, हाँ नीलेश ने भी लिखा है। क्या आप बता दो यार क्या क्या पॉइंट्स और ऐड करने चाहिए इसमें? हेलो, कमेंट सेक्शन में अच्छे से काफी पॉइंट्स दिए हुए हैं. इफ यू सी द कमेंट ऑफ सार, तो ही हैज मेंशन्ड पॉइंट्स लाइक political deadlock between India Pakistan. So in this question I think we can also take different approaches and give reasons as to how there is constraint in working of SARC. So like taking realist view, we can say political deadlock between India and Pakistan. Then intra-trade is negligible because actually this region is one and there's different kinds of complementarity but also differences. Then we can mention institutional factor like no summit since 2014, neighbors fear asymmetry, ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया है. Then we can mention protectionist economies and opportunist politicians, which is not letting SARC to work. फिर इसमें उन्होंने दो अच्छे पॉइंट कमेंट्री डाला है जिसको हम यूज कर सकते हैं. एक संजय बारू का है कि इंस्टेड ऑफ ट्रेड डेफिसिट देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट, और एसडी मोनी ने कहा है कि इंडिया नीड्स टू टेक मैक्सिमम रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सार्क रिसरेक्शन बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट पावर. तो ये दो तीन पॉइंट है मुझे लगता है कि, और इस क्वेश्चन में ना लाइक वी शुड मेंशन आल्सो सम वे फॉरवर्ड हाउ सार्क कैन बी रिवाइव्ड मे बी इन द लास्ट पैरा. जो पिछले जो आपने आंसर पढ़ा था उतना अच्छा नहीं था, एंड दीज पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे. तो काफी पॉइंट तो पहले डिस्कस है. हाँ डिस्कस कर लिए थे. नीलेश तूने कोई नया पॉइंट लिखा है क्या इस पे? सारे के सारे जो कल मैंने डाले थे दोबारा वही है क्योंकि सार्क का सारे जो भी इश्यूज है सारे सेम ही है. ठीक है. हाँ हेलो, कोई बोल रहा है क्या कुछ? नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है. ठीक है, फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन करें. आई थिंक कल भी हमने डिस्कस कर लिया था इसको. हाँ अगर किसी के पास कोई और पॉइंट हो तो बता दें, नहीं तो मूव करते हैं. नेक्स्ट वाला भी थोड़ा वैसा ही है, वही है सेम. अगला वाला भी थोड़ा 13 तो पूरा वैसा लग रहा है मुझे तो, मैं तो डाला हूँ. कमेंट ऑन ऑब्स्टेकल ऑन द वे ऑफ, हाँ यार ये भी वही है. हाँ इस पे लिखा किसने था? एमके ने लिखा था, वृशाली ने लिखा था. कोई है क्या इन दोनों में से? हाँ मैं हूँ, लेकिन मेरे पॉइंट्स ओवरलैप ही है जो अभी तक डिस्कस हुए हैं. मैंने बस एंड में हाउ टू रिवाइव सार्क उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. जो हमने कल पॉइंट डिस्कस किए थे उससे कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं, एक्चुअली जो चैलेंजेस है उसी के इसमें बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि RCR-X फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं टू ओवरकम द इशू ऑफ पाकिस्तान नॉन कोऑपरेशन. ये वाला नया है, बाकी सब सेम ही है. अच्छा, मेरे पास वो इंटरनेट का है कि वो यूएन की एक रिपोर्ट निकली थी हाफ ग्लास फुल में, लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड वन ऑफ द आया था उसमें, और लेस देन 5% वगैरह ये सब दिया था. नेक्स्ट पे चले फिर. पर मैं बोल रहा था कि ये अपन ने बस इंडिया के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा दिया था. मतलब इंडिविजुअल भी देना ठीक रहेगा क्या, जो सारे मेंबर कंट्रीज हैं? जैसे बाकी लोगों ने ये तो बोल दिया कि वो बिग ब्रदर एटीट्यूड वगैरह है वो कॉमन है, लेकिन इंडिविजुअली बांग्लादेश के लिए कैसा होगा, ये इसके लिए कैसा होगा, एक ही पॉइंट में
हाँ वो भी मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि यार वो मैं- आज सॉरी नहीं हाँ, मैं बस इतना बोल रहा था कि जितना मुझे पता है कि वो इंडिया थोड़ा रिलेक्टेंट था ये ज्वाइन करने के लिए, बांग्लादेश का ही कोई ब्रेन चाइल्ड या उनके कोई मिनिस्टर का कुछ था, ऐसा कुछ है पता है। रिवर वाटर डिस्प्यूट भी इसमें डाल सकते हैं। क्या? हाँ रिवर वाटर डिस्प्यूट। यार वो सार्क को आसियान माइनस एक्स क्या मतलब सार्क से कैसे रिलेटेड है, कुछ बताओ प्लीज। हाँ, अरे वो एक्चुअली एक मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि ASEAN minus X means that those members who are unwilling to cooperate can join at a later date. This is what ASEAN uses. So Pakistan is often called slowest camel वगैरह, वो cooperate नहीं करते हैं, तो that in that context I've given it in a way forward. अच्छा मतलब जब पाकिस्तान का मन हो कोऑपरेट करने का तो वो वापस से ज्वाइन कर ले, ऐसा? हाँ जी हाँ। ओके। वो ऐसा नहीं हो सकता कि सार्क माइनस इंडिया कर दे वो लोग, जो भी और अदर कंट्रीज है, उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी क्या? नहीं, आई थिंक बिकॉज सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट इंडिया ही है ना इसमें। लेकिन बांग्लादेश ने इस कॉन्सेप्ट को मतलब आगे लाया था ना, तो वो उसको मतलब पॉसिबल चाहे तो जैसे पाकिस्तान है और बांग्लादेश है या और भी कंट्रीज है, तो वो लोग मतलब इंडिया की नहीं हो सकता यार, बहुत असमित तोड़ने वाला इंडिया ही है ना उसमें। हाँ वो 1985 का टाइम था, अब टाइम काफी बदल गया, मतलब इंडिया और बांग्लादेश का इंटीग्रेशन अब इतना ज्यादा हो गया ना कि बांग्लादेश तो आई थिंक सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसा करने का। हाँ ये बात ज्योग्राफी भी वायबल नहीं है, मतलब इंडिया इतना बड़ा पार्ट है बीच में, इधर पाकिस्तान उधर बांग्लादेश, तो वो भी एक अगर चाइना की एंट्री होती है ना तो पॉसिबल है। हाँ कल हमने ये डिस्कस किया था कि चाइना का अगर उसमें इंक्लूजन हो जाए तो एक मतलब जो इंडिया का बिग बुलिंग या इंडिया की तरफ जो उनका एक ट्रस्ट डेफिसिट है ना, उसको थोड़ा सा बैलेंस मिल जाएगा, तो ये कल डिस्कस किया था। हाँ और ना स्मूथ बोलने के लिए ना और एक अलग रीजन है कि ना एक साउथ एशियन आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास। हर एक रीजन की एक आइडेंटिटी होती है, मगर एक साउथ एशियन कल्चरली डाइवर्स है, तो यहाँ पे कोई मतलब आइडेंटिटी डेवलप ही नहीं हुई है, उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि साउथ एशिया एक हो सकता है। चाइना को बाद में ऐड किया जा सकता है क्या? कंसेंसस बेस्ड है वो, तो करेंगे तो कर लेंगे। इंडिया को भी करना होगा वो। हाँ मतलब इंडिया को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज तब। ठीक है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि ऑब्स्टिकल्स क्या है इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सार्क, तो एक्चुअली जैसा हमने डिस्कस किया है कि सार्क के इनिशियल जो बिगनिंग ही था वो नेगेटिव अप्रोच पे था, वो अगेंस्ट इंडिया था, तो इंडिया इज स्टिल स्केप्टिकल, तो एक्चुअली दैट्स व्हाई इंडिया केम अप विद बिम्स्टेक एंड पर्टिकुलरली जो लाइक वी कैन से दैट बीजेपी गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट दैट वाज स्केप्टिकल ऑफ दिस अप्रोच ऑफ सार्क, दैट इज व्हाई 1997 वी केम विद बिम्स्टेक। तो मे बी इन not mentioning party but we can generally say कि India is skeptical, तो इसीलिए they are not allowing China to enter, और SAARC की जो functioning है वो भी it is not able to function, तो इस way में maybe we can mention that। और एक और point था, बोलो on SAARC, तो उसमें we can mention quote of Dr. Manmohan Singh. He had a dream that we'll have breakfast in Kabul, lunch in Rawalpindi, and maybe dinner in Delhi or Kolkata. So if we end with this quote, then it is impressive in way. हाँ वो चाइना वाला जितना मुझे पता है कि इंडिया बिम्स्टेक के लिए भी रिलेक्टेंट था, ये भी श्रीलंका ने लाया था बोलते हैं। और वो जो चाइना वाला इशू है उसमें तो मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो इंडिया में वो ला ही नहीं सकती, मतलब रिलक्टेंट हर गवर्नमेंट बनेगी। चाइना को मतलब साउथ एशिया में क्या है, इंडिया की एक काइंड ऑफ डोमिनेंस है, हेजीमनी बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा चाइना के लाने से, तो द रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन द पावर तो वही रहेगा। एंड इट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन सार्क एज वेल, तो हम उसको वे फॉरवर्ड में बोल सकते हैं या नहीं, आई डाउट। और लेकिन वैसे उस पॉइंट को नहीं बोल सकते ना, अभी रिसेंटली मतलब पीएम पार्टिसिपेट किए थे सार्क की समिट की थी, तो इसको पॉजिटिव वे में खत्म करना होगा जब भी करना होगा ना, कि मतलब
ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट का एटीट्यूड अच्छा नहीं है उसकी तरफ। राइट। सही बोल रहा है। मेरा एक सिंपल डाउट है। मेरे इसमें आई हैड टू कोट एस जयशंकर, बट उनका ये जो स्टेटमेंट था ये तब का था जब वो फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो डज इट मैटर, बट अभी वो फॉरेन मिनिस्टर है, तो डज इट मैटर कि मुझे उनका तब का डेजिग्नेशन ही लिखना चाहिए या फिर हाउ शुड वी राइट? आई थिंक बिना डेजिग्नेशन भी लिख दोगे तो चलेगा, इसमें कोई इतना वो नहीं है। ओके ओके। ना तो वेल नोन है ही वो। हाँ हाँ। राइट, ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये चाइना वाले पॉइंट पे सी राजा मोहन ने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए ना, मैं बता दूं क्या? हेलो। चाइना को इंक्लूड करने वाला पॉइंट सी राजा मोहन का। हाँ 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 हाँ। ठीक है, वैसे डिस्कस तो कर लिया हमने, बट बता दो अगर आपके पास और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो। He told that government of India is reluctant, and according to government of India, we should first consolidate among ourselves before expansion. However, according to scholars like C. Raja Mohan, there is no point opposing China's entry because China is already present in South Asia. SAARC is dysfunctional. At least something will start happening because of China. China has bigger pocket and can promote connectivity, trade, and investment. It will establish BOP, and smaller neighbor will be less apprehensive about India. Once China has accepted India's full-fledged membership in SCO, India should also reciprocate. It will also show more confident image of India. Hello. ठीक है। You got all the points. Almost there are 4 or 5 points which he has suggested, and he supports actually inclusion of China in the grouping. करेक्ट ना। ये एक्चुअली हमने आंसर कल भी डिस्कस किया था, सिमिलर आंसर। तो देयर वी डिस्कस दिस पॉइंट के मतलब सी राजा मोहन का ये जो पॉइंट था ना, वहां हमने डिस्कस कर लिया था। I've written this answer also, but I think most of the points have been discussed, so I'll mostly discuss tomorrow answers. हाँ, अच्छा, आपने पोस्ट नहीं किया था क्या आंसर? किया है उसमें शायद दिखन। कहाँ? यहाँ पे तो इनके और वृषाली का है। रजनीकांत लास्ट। आपका नहीं है, आपने शायद ग्रुप में डाल दिया होगा ना, तो आप जब आंसर डालो ना तो चैनल के अंदर आके डाला करो। चैनल के अंदर सेक्शन में ही है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है आपको। मेरा कल भी नहीं दिखा था, मैंने कल से स्टार्ट किया पोस्ट करना। चलो ठीक है, अभी हम सेशन के बाद एक बार देख लेंगे क्या प्रॉब्लम। ठीक है। अभी इन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन में डाले। हाँ, 12 कौन सा है? 13 में 12 अच्छा सॉरी, फिर आपने वो गलत में डाल दिया, ये देखो यहाँ पे आपका। अच्छा ठीक। वो भी सिमिलर लाइन थी है ना शायद, इसलिए। हाँ, इसको तो हमने काफी डिस्कस कर भी लिया वैसे। कोई ऐसा कोई क्रांतिकारी फंक्शन निकलने नहीं वाला, बट हाँ अगर किसी को मिले तो प्लीज डाल देना इसको। ठीक है। कमेंट ऑन ASEAN as the third model of regional cooperation. विजय, समीप, कोमल, मैंने भी लिखा। कौन बताएगा इसका पहले? समीप है क्या? हाँ भाई। हाँ यार, मैंने फर्स्ट वही जनरल इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किया, आसियान के बारे में बताया फर्स्ट पैराग्राफ में। देन जनरल वीके सिंह का एक कमेंट है उसमें, आसियान इवॉल्व्ड इनटू रोल मॉडल फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर अमिताभ आचार्य ने बोला कि होल्ड्स अ रिमाइंडर ऑफ हाउ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशंस कैन लीड वे टू बिल्ड पीस एंड प्रोग्रेस। इसके बाद रीजनल कोऑपरेशन जो आसियान का बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन आसियान वे which is consultation, consensual decision making and flexibility. So rather than ambitious political commitments, they're based on small, informal and voluntary steps. So basically ASEAN के 3 फ्रंट्स पे 3 सेक्टर्स में बताया है कि ASEAN का why ASEAN is a success। एक सिक्योरिटी के 2 पैराग्राफ लिखे हैं, देन इकोनॉमिक्स के 2 पैराग्राफ और 1 पैराग्राफ कल्चरल का दिया है। तो सिक्योरिटी फ्रंट पे दे हैव एस्टैब्लिश्ड ASEAN Concord and Treaty of Amity and Cooperation. तो it is basically a basis for addressing security dilemma। और एक ट्रीटी ऑफ बैंकॉक भी है जो कि न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर करता है, तो मतलब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है।
Then they established an ASEAN regional forum. तो रीजनल फोरम जो है वो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देता है कि कोई भी बायलैटरल डिस्प्यूट्स अगर हैं तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के थ्रू एड्रेस किया जा सके, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक फ्रंट में सबसे पहले तो दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ फ्री ट्रेड एरिया में कि देयर इंट्रा रीजनल ट्रेड इज समवेयर अराउंड 25%, so that has given rise to trading states that has further strengthened ASEAN grouping. So trading states वाला जो आइडिया था रिचर्ड रोजक्रैम्स का, वो दिया वहाँ पे। Then so ASEAन countries के साथ में आने से they got better bargaining and they have been able to get a better deal with China, Japan and India, तो जिनके साथ इन्होंने इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। Similarly, developmental aspect पे they have established a body called ASEAN Integration and Economic Cooperation Strategy. तो ये बेसिकली जो आसियान के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं, लाइक सिंगापुर है और म्यांमार एंड लाओस, कंबोडिया टाइप के जो कंट्रीज हैं, उनके जो डेवलपमेंटल गैप्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है। सिमिलरली फिर कल्चरल फ्रंट पे अगर देखेंगे तो एक आसियान चार्टर में दे हैव कम अप विद आसियान फ्लैग, मोटो एंड एंथम। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे कि एक रीजनल आइडेंटिटी भी उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो इसमें देन आई हैव कंक्लूडेड कि यूरोपियन यूनियन की तरह ये एक पैराग्राफ अभी फिलहाल तो इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो आई रेड इट अगेन, वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। टुवर्ड्स एंड कंक्लूड मैंने किया है कि दिस आसियान का जो मॉडल है इट कैन बी अडॉप्टेड बाय साउथ एशियन रीजन टू क्रिएट पीस बाय पीसेस एंड एड्रेस द सिक्योरिटी डायलेमा एंड लीड टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब इसमें स्ट्रक्चरिंग के लिए वी कैन टेक कि शुरू में आसियान के एक फर्स्ट पैराग्राफ में जो फर्स्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ है ना, देयर कैन ऐड कि आसियान का स्पेसिफिकली मेंशन 3 मेन पिलर्स हैं। हालांकि मैंने भी उसी तरह से लिया है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पैराग्राफ्स में डाला ना वो, ठीक है। हाँ, बट वहाँ पे अपन स्पेसिफिकली भी मेंशन कर सकते हैं उसके पहले कि मतलब उनके मेन पिलर्स जो है ना वो भी यही है आसियान के, कि एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी का पिलर है, इकोनॉमिक कम्युनिटी का पिलर है और कल्चरल कम्युनिटी का पिलर है। ये 3 मेन पिलर है, तो उसको मेंशन करके देन तीनों एड्रेस करेंगे तो वो एक स्ट्रक्चरिंग बेटर लगेगी। दूसरा मेरे को उसमें साक्षी ने एक रिव्यू डाला था कि जो पेनल्टीमेट पैराग्राफ है वहाँ पे थोड़ा सा आसियान के ड्रॉबैक्स लिखना चाहिए थे एंड देन कंक्लूड करना चाहिए था। एक्चुअली मेरे को ड्रॉबैक्स मिल ही नहीं रहे थे, तो मतलब क्या लिखूं एग्जैक्टली, तो मैं लाइक आई वाज क्लूलेस, तो मैंने फिर वहाँ पे छोड़ दिया, उसको डाला नहीं है। बट आई थिंक आफ्टर मेंशनिंग हाउ आसियान इज अ रोल मॉडल, वी कैन आल्सो मेंशन कुछ पॉइंट्स जहाँ पे आसियान इज नॉट सो मच अ रोल मॉडल, या हाउ इट इज, कुछ जो फॉल्ट लाइंस है वो मेंशन कर सकते हैं एंड देन वी कैन कंक्लूड इट। तो मेरे ख्याल से फॉल्ट लाइंस पे अगर कुछ डिस्कस कर लें तो बेटर रहेगा। बाकी शायद विजय ने भी आंसर लिखा है, इट्स प्रीटी मच ऑन द सेम लाइन। अच्छा, उसने भी यही पॉइंट्स एड्रेस किए हैं मोर और लेस। तो मेरे ख्याल से आसियान को रोल मॉडल बनाने के लिए आसियान के जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं और कैसे वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं वो ये कोमल ने भी लिखा है, ये पढ़ा था क्या? नहीं यार, ये नहीं पढ़ा मैंने, देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं वो भी। विजय है तो विजय अपना आंसर रीड कर ले। विजय? हाँ रीड कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड। एक्चुअली पहले मैंने बैकग्राउंड बताया कि एशियन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में एज ए इकोनॉमिक यूनियन इन साउथ ईस्ट एशिया, और इसका मेन जो उद्देश्य था कि इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन आपस में इनके मेंबर्स के बीच में बनाना था। तो कार्ल डॉच जो था उन्होंने क्लेम किया था कि एशियान जो फॉर्म हुआ था कि कोल्ड वॉर जो चल रहा था उसके रिस्पॉन्स में एक नॉन अलाइंड बॉडी बनाना था जो मीन्स रीजनल पीस को प्रमोट करे इन द थर्ड वर्ल्ड। करेक्ट। फिर अब मैंने एक कोट यूज किया है किशोर मधुबनी का, जो उन्होंने एक बुक लिखी थी जो कल किसी ने बताया था इसके बारे में, एशियन मिरेकल, एक अ कैटलिस्ट फॉर पीस। तो उसमें से उन्होंने बताया था कि कैसे मीन्स एशियन जो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा है वो मीन्स रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए।
फिर वही मैं बता रहा हूँ कि बीच में राइटली सर्व एज थर्ड वर्ल्ड मॉडल ऑफ रीजनल कॉपरेशन। तो वो जो है ना एक थर्ड वर्ल्ड मॉडल का एशियान एक बन सकता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए एक रीजनल कॉपरेशन का एक मॉडल। फिर मैंने बताया कि ये जो 1967 में जब ये बना है उसके बाद हमने देखा है कि ये काफ़ी अचीव मीन्स एशियान हैज रीच्ड माइल्स। फॉर एग्जांपल इसने बहुत सारे मीन्स काम किए। फॉर एग्जांपल एशियान प्लेस्ड इकोनॉमी एट द सेंटर ऑफ इट्स कॉपरेशन। तो एशियान का मेन जो टारगेट था वो इकोनॉमी था। तो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इसने कि जैसे ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन पहले साइन किया था 1976 में, और इसके अंदर था कि सबसे पहले वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को उस पर फोकस करेंगे। फिर उन्होंने 1992 में मीन्स एक आफ्टा को साइन किया, मीन्स एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया। एंड नाउ और अब जो हम बात कर रहे हैं RCEP के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो साइंड, विच एप्टली प्रूव्स मिल्टन फ्राइडमैन जो कॉन्सेप्ट था गोल्डन आर्क थ्योरी, जो कल किसी ने बताया था कि अगर कोई भी अगर दो कंट्री अगर इकोनॉमिक टाइज हैं तो वो कभी भी वॉर में नहीं जाएंगे। ठीक है, alright. फॉर रीजनल पीस एंड कॉपरेशन एशियान एक्सटेंडेड इट्स मेंबर्स। अब ये रीजनल पीस और कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए जो इनके पहले जो मेंबरशिप थे वो बहुत ही कम थे, 5 ही कंट्रीज में थे, बट इन्होंने फिर दूसरे कंट्रीज ऐड किया। फॉर एग्जांपल ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को। फिर इन्होंने ऑल्सो मीन्स एक चार्टर साइन किया जिसका नाम था एशियान चार्टर, जो कि अगर हम उसका बेसिस देखते हैं तो सेम टू सेम वो यूरोपियन स्टाइल कम्युनिटी की तरह इसको फॉर्म करता है। एशियन ऑल्सो साइंड साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी, जो इन्होंने अभी बताया था वही सेम की डेट बैंड ऑल न्यूक्लियर वेपन्स इन द रीजन। तो इसको पीसफुल बनाने के लिए पहले तो मीन्स जो न्यूक्लियर फ्री जोन बना दिया इसको। एशियन इज ऑल्सो प्रेज्ड फॉर इट्स यूनिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड। तो इन्होंने एक जो भी इनके आपस में जो मतभेद होते थे उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने दी एशियन वे को मीन्स फॉलो किया है। और दी एशियन वे होता है क्या है, तो इसको जो मैसिलमी और पीटरसन है इन्होंने अपने बुक में समराइज किया था, इट एज अ वर्किंग प्रोसेस और स्टाइल दैट इज इनफॉर्मल एंड पर्सनल। मतलब एक बहुत ही इनफॉर्मल और पर्सनल होता है जहाँ पर पॉलिसी मेकर्स बहुत ही मीन्स एक पॉलिसी मेकर कॉम्प्रोमाइज, कॉन्सेंसस और कंसल्टेशन पे ध्यान देते हैं इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग में। और फिर रिसेंटली मैंने वो जो वीके सिंह ने जो एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मीन्स एशियन एज ए रोल मॉडल फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में, तो वही लिखा। आप लोग इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो बता दीजिए। आई थिंक एक कल्चरल वाला पॉइंट नहीं लिखा, जैसे वो उसने लिखा था ना समीप ने। हाँ, उनके आंसर में बहुत ज्यादा कवर था ये सारे पॉइंट। हाँ, बाकी कल्चरल वाला लिख देता ना और थोड़ा सा कंक्लूजन थोड़ा और बेटर हो जाता, तो आई थिंक मतलब अच्छा आंसर था ये। यार मेरा थोड़ा एक फैक्चुअल डाउट है कि एशियन चार्टर पहले आया था ना, यूरोपियन यूनियन के पहले चार्टर एशियन ने अपना अडॉप्ट किया था ना। चार्टर तो 2007 में आया ना। एशियन चार्टर बाद में आया ना, 2007 में आया, चार्टर आया था 2007 में। 1993 में बनाई है। कोमल ने भी लिखा है। इसका एंडिंग कैसे कर सकते हैं जैसे, और कोई मीन्स किसी का व्यू पॉइंट लेकर कुछ ऐसे समराइज कैसे करते हैं? मैंने इस पे लिखा है ना, तो मैंने एंड्रू लिंक लेटर से किया। एक बार रीड कर दो लास्ट वाला पॉइंट पे, और फिर बीच वाले वो सारे जो मेन पॉइंट ऐड कर सकते हैं वो बता दो आप। ठीक है, मैंने भी मतलब इसी लाइंस में लिखा है। हो गया। अच्छा, हमको इसमें डिफरेंशिएट भी करना चाहिए कि ये थर्ड वर्ल्ड मॉडल है और बाकी इससे अलग है थोड़ा। थर्ड वर्ल्ड में तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लेकर के ही होगा ना, कि उनके बीच में एक मॉडल मीन्स एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा है। मतलब कैसे डिफरेंट है दोनों बाकी अलग से EU या दूसरे से? एक्चुअली मेरे ख्याल से इसकी थोड़ी और स्ट्रक्चरिंग बेटर करनी चाहिए, कि बताना चाहिए हाउ इट कैन बी अ थर्ड वर्ल्ड मॉडल। जैसे कुछ पैराग्राफ्स में लिखा है ना कि हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन उनको और जो इनके बायलैटरल डिस्प्यूट्स उनको टैकल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए।
So that can be a role model for SARC. SARC में one of the biggest issue is security dilemma and nuclear proliferation between India and Pakistan. So मतलब we can take that as a role model and address it. So if we want, we can take political front में जो आसियान ने measures लिए हैं, and then वहीं पे we can talk about SARC या दूसरी organizations उससे कैसे सीख सकती हैं. सेम हम अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में हम जो इकोनॉमिक फ्रंट में उन्होंने किया है, इवन सार्क के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं. जो ट्रेडिंग स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा इंट्रा रीजनल ट्रेड 5% से भी कम है. तो ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ में विद देयर एग्जांपल वी कैन टेक आवर एग्जांपल एंड कंपेयर. वो थोड़ा रेलेवेंट रहेगा क्वेश्चन. अमिताभ आचार्य वाला भी एक है कि वो हाउ स्मॉलर कंट्रीज, जो नीलेश ने बताया शायद कि कोई पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं, तो वो शायद डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर था वो कोट, तो शायद इसमें रेलेवेंट होगा. हाँ, एक्चुअली वो दो कोट्स दिए हैं वहाँ पे, एक वीके सिंह का है और एक अमिताभ आचार्य का है. दोनों को मतलब काफी लिबरली हम यूज कर सकते हैं. बीच में यूज करना है तो बीच में यूज कर सकते हैं, इवन कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं. अमिताभ आचार्य ने उसके ऊपर ही लिखा था एशियन अमेरिकन बुक के ऊपर कि ये आसियान का जो फॉर्मेशन है वो एक रिमाइंडर है कि हाउ द स्मॉल ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज can lead a way to build peace and progress across the region. तो उस कंटेक्स्ट में जैसे साउथ एशिया में भी जो है हमारी सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट डेवलपिंग ही है, तो उस कंटेक्स्ट में लिखा था उसने. अच्छा, वो एक और चीज किशोर महबूबानी है, मधुबनी नहीं है, तो मतलब स्पेलिंग देख लेना थोड़ा. तो मैंने फिर गलत लिखी होगी. मैंने बुक वही है, सिंगापुर डिप्लोमेट है. हाँ 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 वही महबूबानी है. वो ASEAN-X जो फीचर है वो भी एक मॉडल की तरह प्रेजेंट किया जा सकता है ना थर्ड वर्ल्ड के लिए, कोई मेंशन कर सकता है. करेक्ट. हाँ, इसमें मतलब मैंने इसमें बस ये वो ड्रॉबैक्स में ये लिखा था कि कैसे जो गोल्डन ट्राइंगल था ना, गोल्डन ट्राइंगल जो है अभी भी फ्लरिश कर रहा है, और क्या नाम बोलते हैं वो कंसेंसस के चक्कर में शायद थोड़ा स्लो मूवमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन का. तो पॉइंट इसी पे लिखे थे ड्रॉबैक में. अच्छा, ड्रॉबैक में हम लोग ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या कि इन कंट्रीज में जो इन्होंने एक एशियन वे जो नॉन इंटरफेरेंस का जो इनका जो ट्रीटी साइन किया हुआ है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो इनके अलग अलग कंट्रीज में जो पॉलिटिकल अपहेवल देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारे क्राइसिस होते हैं. फॉर एग्जांपल उसको छुपा दिया जाता है इंटरनेशनल मीडिया से या उनके खुद के मीडिया से, और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ बोलती भी नहीं है. फॉर एग्जांपल रोहिंग्या क्राइसिस हो गया या थाईलैंड का जो इशू हुआ था अभी. हाँ, ये दो पॉइंट मेंशन हो सकता है, म्यांमार और थाईलैंड वाला आ सकता है. करेक्ट. बट एक्चुअली उसको रेजिलियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी देख सकते हैं, नॉन इंटरफेरेंस. कि कई मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि क्योंकि आसियान डेमोक्रेटिकली मतलब अपने लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता, इसलिए ब्रेक्सिट जैसा नहीं हो सकता है उनका हाल. थोड़ा दोनों तरीके से ले सकते हैं पॉइंट को, ये बोल रहा था. इसमें बेसिकली आपका जो पॉइंट है इसमें वो भी था, इंटरडिपेंडेंस वाला पॉइंट था कि अगर हम बात करते हैं कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका काम जो है सिर्फ ये नहीं होना चाहिए न्यूट्रल रहना, उसका काम ये भी होना चाहिए कि आसपास जो एरिया है उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए, वेलफेयर होनी चाहिए, जिसको मतलब बाद में कहते नहीं है ट्रेड डील और सस्टेनेबिलिटी नेवर गो हैंड इन हैंड. सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करना जरूरी है, चाहे वो सोशल सस्टेनेबिलिटी हो चाहे वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो. एक्चुअली पता है ये सब जो पॉइंट्स है ना, वी कैन यूज इट लिबरली अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दोनों तरफ डाल. कि अगर हमको उसकी तारीफ करनी है तो ये बोल दो कि बिकॉज दे आर नॉट इंटरफेयरिंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि वो सर्वाइव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन. और दूसरा जो अभी नीलेश ने बोला कि अगर उसका नेगेटिव बताना है तो वी कैन कॉल इट एज अ नेगेटिव पॉइंट एज वेल. मतलब जैसे इंडिया और म्यांमार अगर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, तो अगर रिफ्यूजी क्राइसिस होता है तो ऑब्वियसली इंडिया को मतलब उसमें देखना ही पड़ेगा कि चल क्या रहा है, क्योंकि बात वही है ना कि अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जो डोमिनेंट पावर है पूरे रीजन की, वो आपकी नेशनल पावर को हमेशा डोमिनेट करेगी. इस कंटेक्स्ट में तो सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है. इसमें ये क्रिटिसिज्म में ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या कि ये सिक्योरिटी को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं इस रीजन की, तो इस करके जो भी साउथ चाइना सी में जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब एक ब्लॉक नहीं वो पॉइंट है वो, पर वो ऐसे अगर आप लिखोगे कि कहीं ना कहीं चाइना का इंड्यूस जो है सिक्योरिटी थ्रेट है वो ज्यादा वैलिड रहेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, वो आपस में मतलब कॉपरेशन में फोकस करते हैं. सिक्योरिटी को मतलब अगर वो करे भी तो मतलब कि एक्सटर्नल मतलब न्यूट्रलिटी वाला पॉइंट आ गया, वो सिक्योरिटी को मतलब स्पेशली फोकस नहीं, मतलब एक्सटर्नल थ्रेट को काउंटर करने के लिए इनके पास कोई प्रोविजन नहीं है ना इनकी चार्टर में.
क्योंकि वही बात है, पीस और न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि हम किसी से इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब वो हो गया आज की नहीं, दुनिया का बट नॉन एलिमेंट कोई वर्ल्ड हो गया। कोई आपको आकर के एक्सटर्नल थ्रेट आके करेगा तो उसको काउंटर तो करना होगा ना, तो ये मतलब रियलिस्ट के व्यू से डाल सकते हैं क्या इसको एज अ क्रिटिसिज्म, मतलब, या फिर नहीं, वे अगर नहीं, फॉरवर्ड हाँ क्या? वैसे डाल सकते हो। अगर आप साउथ चाइना सी को बोलोगे तब चाइना का इंड्यूस्ड सिक्योरिटी थ्रेट डाल देना। अगर आप वैसे बोल रहे हो तो इंडिविजुअली हाँ यू कैन कोट। हाँ, कल हमने ये मतलब शायद तूने बोला था ना नीलेश के मैंने कहा था मतलब ये, हाँ, चाइना और यूएस का जो टसल हो रहा है उसके अंदर देखा जा रहा है कि ब्लॉक मतलब के अंदर अभी एक अभी प्रेशर है। अभी हो रहा है ना, जैसे अभी अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है, तो चाइना भी भेज रहा है, यूएसए भी भेज रहा है। अब इन लोगों का जो मोटिव है वो है न्यूट्रलिटी है। अब ये मतलब चाइना को भी ना नहीं बोल सकते, यूएसए को भी ना नहीं बोल सकते। दूसरा ये भी है कि अभी जो यूएसए का सॉरी आशिया का जो वो था इंडो पैसिफिक को लेके जो वो था इनका एक वो था, मतलब क्या आखिर में क्या निकलता है वो जो निकालते हैं स्टेटमेंट निकालते हैं, वो इन्होंने पहली बार जो है 1.5 साल पहले निकाला था, 2019 में निकाला था। इनका वो कुछ डॉक्यूमेंट था वो जॉइंट एग्जैक्टली। स्टेटमेंट। हाँ जॉइंट स्टेटमेंट वो पहली बार निकला था कि ये मतलब कि इंडो पैसिफिक को लेकर कैसे डील करने वाले हैं। वहां भी इन लोगों ने कहा था कि हम न्यूट्रलिटी पे फोकस करने वाले हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर और जो उनकी वो चल रही है राइवलरी चल रही है वो इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आसियान को ड्रैग करेंगे ही करेंगे, तो आसियान कैन नॉट बी न्यूट्रल। तीसरी बात ये है कि अगर आप आसियान को देखोगे तो आसियान में दो तरह की कंट्रीज हैं। अगर आप सिंगापुर को देखो और म्यांमार को देखो, सिंगापुर सबसे स्ट्रांग कंट्री है इकोनॉमिकली और म्यांमार बहुत ही लूज नेशन, तो ये भी मतलब उसमें आता है ड्रॉबैक में आता है आसियान के। ये मैंने वो लिखा है कि मतलब वो एचडीआई के रेफरेंस से लिखा है कि सिंगापुर में बहुत हाई एचडीआई है और म्यांमार में वही लोएस्ट है। इसके लिए वैसे कुछ टर्म भी था ना कि मतलब इनको कुछ फास्ट पावर कुछ ऐसा वर्ड बोलते थे सिंगापुर को और म्यांमार सिंगापुर के और लिए थाईलैंड। था, हाँ सिंगापुर के लिए था। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने भी शायद शिमला मैम के नोट्स में पढ़ा था मैंने भी। अच्छा, उसके नेगेटिव पॉइंट में हम लोग ये बता सकते हैं क्या, जैसे कि जो जो एशियान है, वो एशियान आज मीन्स इकोनॉमिक ब्लॉक तो इमर्ज हो चुका है, वो सक्सेसफुल भी रहा है काफी कि अगर सब कुछ में, बट जहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मीन्स इसमें पीछे रहा है, क्योंकि अभी जब अगर हम देखते हैं कि चाइना का जो रेगुलर इंटरफेरेंस है भाई साउथ चाइना सी के अंदर। तो फोन छोड़ के भागा था ना अभी, ये डिस्कस हो गया, गौरव ने कहा था अभी अच्छा अच्छा, फोन छोड़ तो के कहीं ना भागा था कहीं ना। एक लो, मतलब उसमें कुछ इनका एक कलेक्टिव कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। नहीं वही, हाँ वो कलेक्टिव मतलब इनका कोई ऐसा अभी मैंडेट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है अगर आप चाइना को मतलब वही बात कह रहा हूँ, अगर आप चाइना को इंक्लूड कर रहे हो तो उसमें चाइना इंड्यूस सिक्योरिटी थ्रेट वर्ड यूज करना, क्योंकि अगर चाइना कभी भी 9-9 के अंदर अगर बोलता नहीं कि ये हमारी टेरिटरी है, तो कभी भी वियतनाम दारुसलाम ये कंट्री ब्रूनेई जो है आपस में आके वो नहीं सॉरी फिलीपींस और ये ब्रूनेई कंट्री आके दोबारा कभी आके नहीं कहते कि हमारा टेरिटरी है। इनके आपस में टेरिटोरियल डिस्प्यूट कभी थे ही नहीं। चाइना ने जब से 9-9 को वो रिकॉग्नाइज करा है उसके बाद से डिस्प्यूट होने शुरू हुए, मतलब उससे पहले रहे होंगे बट इमर्ज नहीं हुए थे इतने जितना अभी हुए हैं। एक्चुअली उन लोगों ने एक तरीके से यूएस के ऊपर छोड़ दिया है वो सिक्योरिटी का जो है फ्रेमवर्क, जैसे हमने अफगानिस्तान वगैरह का देख लिया वैसे इंडिया ने, वैसे यूएस को थोड़ा वो नॉट रियली, क्योंकि वो न्यूट्रल मतलब वही पॉइंट है, न्यूट्रलिटी को फोकस करता है, उनका मेन वही है ना कि वो न्यूट्रलिटी मतलब उनके जो पिलर्स है वो यही है, सिटिजन कम्युनिटी बेस्ड है उनका पूरा पूरा अप्रोच। इसको ये था क्या बोलते हैं नहीं, उसको, आपने एक सेंस पॉइंट ऑफ बोला था ना कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऐसा कुछ बोला था, जैसे इंडिया को इसके रीजन के लिए बोलते हैं, उसको उस रीजन के लिए नहीं बोलते नहीं, यूएस इज नॉट अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यूएस इज नॉट अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। वो जापान के लिए है, मतलब कि इंडो पैसिफिक जो हो गया, मतलब जो आपका ये पैसिफिक पूरा पूरा हो गया वहाँ पे चाइना और यूएसए जो है बराबर तरीके से घूमते हैं, लेकिन बात ये है कि कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है। मैंने ये कहा था कि इनके पास न्यूट्रलिटी है, तो ये मतलब किसी एक के खेमे में नहीं जाते हैं, ये अपना मतलब न्यूट्रल स्टैंस लेके रखते हैं। और दूसरी उनको सेंस ऑफ कम्युनिटी है कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी कि न्यूट्रल मतलब वही है जो चार्टर आया था 2007 में, ये सेंस ऑफ कम्युनिटी वाला। हैं। ये उसकी तो अपने अजम्पशंस है ना हमारे, हम लोग यूज तो कर ही सकते हैं ना कि एक तरह से नहीं, उनको मैंडेट में उनके दे आर न्यूट्रल, उनका मैंडेट है ये। उन्होंने मतलब चार्टर में लिखा हुआ था, जो 2007 का चार्टर है, ड्यूटी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ हाँ, जो चार्टर है 2007 उसमें लिखा था सेंस ऑफ कम्युनिटी डिस्पाइट डाइवर्सिटी, उसमें था न्यूट्रल रोल ये रखेंगे चाहे कुछ भी हो, मतलब कि ये अपनी जो है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। और यही रीजन है कि सॉरी सही कह रहे हैं। और बाकी जो लास्ट वाला पॉइंट था ना वो जो मैं कह रहा था कि ये रोहिंग्या इशू वाले में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका यही था कि देखो अभी जो दुनिया है ये जो है जो डेवलपमेंट है वो सारे इंटरकनेक्टेड है, कि अगर इंडिया में जो हो रहा है वो मलेशिया से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है मलेशिया ये सारी आशियन कंट्रीज आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पे और इंटरकनेक्टेड है। दूसरी बात ये है कि स्टेट का जो है ये एक दूसरे के सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेंथन करने में।
अगर इंटरफेयर कर भी रहे हैं तो, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं आसियान को अगर इन्होंने चूज करा है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह, तो कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी इनकी जो है थोड़ी सी लूज हुई है। तो अगर आसियान अगर इंटरफेयर करता है उसमें कुछ नया नहीं होना चाहिए हिसाब से, मतलब ये असम्पशन है जो मैं कह रहा हूँ, ये वाला लाइक एंड वैसे लिंक को रिपोर्ट करें तो। हाँ वैसे मतलब थर्ड वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बताना था ना, तो क्रिटिसिज्म थोड़े ही डाले तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब बहुत डिस्कस कर लिया मॉडल के लिए, मतलब वही सारी बातें हो गई जो हमने पहले डिस्कस करी थी कि छोटे डेवलपिंग नेशंस कैसे साथ में आए। दूसरी बात जो इनका जो वो था तीसरा की न्यूट्रलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग अलाइंड हो रखा है, आपके बांग्लादेश श्रीलंका का पता नहीं है। और चौथी बात जो इनका वो है कि न्यूक्लियर फ्री, मतलब कि छोटे मोटे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट हम ला सकते हैं साउथ एशिया कंटेक्स्ट में, क्योंकि साउथ एशिया को अगर आप देखोगे और इसको कंपेयर करोगे 1995 में जो उनका वो साइन हुआ था न्यूक्लियर फ्री जोन एक्ट साइन हुआ था आसियान का, तब से वहाँ हमेशा मतलब पीस रहा है। अगर शायद वो पैक्ट साथ में साइन हुआ होता तो सार्क भी जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह फ्लरिश करता। उनका इंटरनल ट्रेड बहुत ज्यादा है, शायद 35 to 40% है शायद मेरे हिसाब से। हाँ 35%। हाँ इंडिया का ये सार्क का 4% भी नहीं है। तो अगर हम ये चीजें देखेंगे मतलब ये मतलब बेसिकली आप आसपास के सारे पॉइंट्स को उठाओ और सार्क में डाल दो और आप उसको रिलेट कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंडीशंस थी सार्क की और आसियान की आज से 20-30 साल पहले तक भी जो है सेम ही थी। हाँ वो महबूबानी ने वो यही लिखा था कि मतलब इतने लार्ज स्केल पे किसी को अगर ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम किया ना तो वो यही ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए वो मिरेकल कहता है उसको। हाँ और उसमें मतलब ये चीजें भी उसने मेंशन करी थी कि जो आश्रम का सक्सेस है वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप रही है, लाइक स्ट्राइंग टू टैकल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स बोल सकते हैं। हाँ स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप है वो मेन फैक्टर था। दूसरा जो है उसमें जो एक्सपेंशनरी कम्युनिज्म था, खैर वो पुरानी बातें हो गई है। उसके अलावा रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल जो मल्टीलेटरल के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वो हो गया आपका आसियान का डायलॉग हो गया, क्या है वो तीन तीन आसियान एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, नहीं नहीं कुछ और था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो आसियान रीजनल फोरम था, ईस्ट एशिया। नहीं नहीं आसियान रीजनल फोरम था, दूसरा आसियान मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स थी और एक और था कुछ और, एक सेकंड मैंने लिखा हुआ है ईस्ट शायद। नहीं ये तीन है हाँ। आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी और आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये तीनों गाइडिंग पिलर्स हैं इसके। हाँ करेक्ट। कम्युनिटी चार्टर से साइन हुए थे 2007 में। राइट आई थिंक हो गया डिस्कस, और फिर क्या पॉइंट है इसमें? अच्छा इसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो साउथ चाइना सी में है वो डाल सकते हैं कि काउंटर के लिए, एक एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन रूल ऑफ ऑर्डर का हम लोगों ने फ्रेम दिया है। क्या है कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कैसे? कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी में ऐसे दिया है, मतलब आर्टिकल में देखा। ये तो इनका है ना आसियान का जो चार्टर उसमें उसमें आया था ना वो वाला जो कोड ऑफ कंडक्ट था। हाँ तो मतलब हाँ मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उन लोगों ने एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन कैसे, मतलब उनका रिलेशन रहेगा, बिहेव कैसे करेंगे वो लोग, इंटरेक्शन कैसे करेंगे। हाँ है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कैसे मतलब एग्जांपल दे सकते हैं एक रोल मॉडल की तरह, तो क्वेश्चन के काउंटर के लिए बोल रहे थे ना अपन लोग कि एज अ जॉइंट वो क्या मतलब पुश कर सकते हैं चाइना की वो हेजेमनी को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए, वो बोल रहा नहीं है क्या? पूछ रहा हूँ मैं तो नहीं, क्योंकि मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि बेसिकली मतलब आसियान न्यूट्रलिटी पे फोकस करता है। अगर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात भी करी होगी तो वो चाइना और यूएसए और बाकी कंट्रीज के लिए इक्वली मैंडेट होगा, वो स्पेशली चाइना के लिए नहीं होगा। वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन थ्रेट तो चाइना ही है ना, मतलब दिखाने के लिए, तो वो तो समझ में आ जाता है यार। वो तो आप इंडिया के कंटेक्स्ट से बोल रहे हैं ना, आसियान में अगर आप मलेशिया को देखोगे, मलेशिया डिप्लोमेट पढ़ रहा था, उसमें बोला था कि चाइनीज जो सेक्रेटरी है जो फॉरेन है वो अच्छे से देख रहे हैं, मतलब वी हैव अ फुल फोकस इन वो रूल्स क्या बना रहे हैं वगैरह वगैरह, तो समझ में आ जाता है। चाइना खुद ही बोल देता है अगर कोई भी चीज उनको लगता है। ठीक है देखिए वैसे भी वैसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे ही कह रहा हूँ, मैं उसी कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। जैसे अगर बात करते ना कि न्यूट्रलिटी वाली बात की कुछ चाइना या फिर यूएस के बीच में चूज करने वाला, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इंट्रा वो देखोगे या आसियान के अंदर देखोगे, जैसे मलेशिया हो गया, मलेशिया चाइना की तरफ ज्यादा ज्यादा मतलब वो है झुका हुआ है। लेकिन अगर आप वहीं जो है आप फिलीपींस या वियतनाम को देखोगे तो उतना झुका हुआ नहीं है। तो इनके अंदर मतलब कई सारी डिस्पैरिटीज हैं। मुझे एक्चुअली न्यूट्रलिटी भी थोड़ा सा रिलेटिव कंसेप्ट ही लगता है कि आखिर में आप थोड़ा सा वार्निंग तरीके से भी दे ही सकते हो उनको
देखो हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली खैर डिप्लोमेटिक लेवल में बहुत कुछ होता है, बट हम यहाँ पे मतलब जो लिख रहे हैं हम थ्योरेटिकली लिख रहे हैं हम लोग, तो थ्योरेटिकली हम वी हैव टू बी वेरी आइडियल। नहीं, थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, थोड़ा काउंटर करने के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे इंडिया का पहले अप्रोच चाइना को लेके इतना ही था, हमने कॉर्ड में भी बहुत बार बोला कि हम लोग चाइना को लेके नहीं बना रहे। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा यूएसए की तरफ ज्यादा हो गया जब हमारा स्कर्मिशेस वगैरह हुए, तो वही हम अभी भी डिनाई कर रहे हैं, हम अभी भी डिनाई कर रहे हैं थ्योरेटिकली। नहीं मतलब बढ़ रहे हैं ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि अभी कर ही दिया है बिल्कुल चाइना अगेंस्ट, वो तो किसी ने नहीं बढ़ तो पूरा गया है, लेकिन हम थ्योरेटिकली डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस जो है सिक्योरिटी और पीस के लिए, ताकि जैसे बोलते हैं ना कि वो सिक्योर वो ट्रेड हो, ये सारी बातें जो मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो चाइना ही यूज करता है वैसे बेसिकली, हम थ्योरेटिकली मतलब ऐसी बातें करते हैं। खैर हम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रहे हैं काफी ज्यादा, वापस आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ठीक है यार, नेक्स्ट चलते हैं काफी डिस्कस। नेक्स्ट इज एनुमरेट द फीचर्स ऑफ यूएसएमसीए एग्रीमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नाफ्टा। ठीक है, नवनीत का बड़ो वाले नवनीत है क्या यहाँ पे? कि मैंने लिखा हुआ है 15 मार्क्स के हिसाब से दिखा दी 20 मार्क्स वाला, तो मैंने 15 मार्क्स के हिसाब से लिखा है इसमें। नवनीत शुरू करो। हाँ तो मैंने पहले जो इसमें इंट्रो लिखा है कि नाफ्टा के बारे में 1994 में एस्टैब्लिश एजेंसी हुई थी, और ये फ्री ट्रेड यूएस मैक्सिको कनाडा के बीच में है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये प्रॉमिस किया था कि रीनेगोशिएट करेंगे फिर नाफ्टा को, ठीक है। और फिर सेकंड पारा में लिखा है, तो नाफ्टा के बारे में लिखा है कि मतलब इसमें कैसे लोअर लेबर वेज है, मतलब क्या क्या नेगोशिएट करने के लिए क्या क्या इन्होंने प्रॉमिस किया था। तो जो कि यहाँ पे मैक्सिको में लोअर लेबर वेज था, और यहाँ पे डेयरी सेक्टर का यहाँ इशू था कनाडा के साथ। तो इन सब चीज़ों को रिनेगोशिएट करने के लिए वो मतलब क्या बोलते हैं, ये ट्रंप ने ये किया था। और फिर लेकिन ये विकास ने मुझे बताया था कि जैसे 4 पार्ट में ये क्वेश्चन है, तो एक एक पेज में हम इनको एड्रेस कर सकते थे। जैसे फर्स्ट पार्ट था कि फीचर्स ऑफ यूएसएमसीए, तो पहले पेज में इसको हम ये कर सकते थे, दूसरे पेज में कर सकते थे डिफरेंट फ्रॉम नाफ्टा कैसे है, तो उसको हम डिस्कस कर सकते थे। तो लेकिन मैं अप्रोच थोड़ा सा फर्स्ट मतलब पहला वाला गलत था, कि मैं ये कर सकता था कि जैसे मैंने ये दिखाया था कि ये फीचर्स ऑफ यूएसएमसीए में मैंने दिखाया, सेकेंड पेज में देखना आप, हाँ फीचर्स ऑफ यूएसएमसी जो लिखा है, मैंने यहीं पे मुझे डिफरेंशिएट कर देना चाहिए था एक्सप्लिसिटली, तो लेकिन मैंने उसे नहीं किया। मैंने थोड़ा सा ही लिखा था पहले कि कैसे मतलब क्या पहले नहीं था, जैसे वो लेबर वेज का प्रॉब्लम था, इसका डेयरी सेक्टर का प्रॉब्लम था कनाडा के साथ। तो मुझे यहाँ पे फीचर्स ऑफ यूएसएमसी के साथ में उसको दिखाना चाहिए था कि कैसे वो अलग है। तो फिर ये न्यू डील में क्या क्या हुआ, मैंने फिर लिखा है कि मतलब यहाँ पे ये 5 पिलर्स में लिखा है कि लेबर लॉज है, तो लेबर लॉज में पहले मतलब लिखा है कि मैक्सिको इंक्रीज वेजेस 40 to 50%, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स मस्ट बी मेड बाय वर्किंग अर्निंग $16 by 2023। मतलब इतना होना चाहिए मैक्सिको में मतलब इतना होना चाहिए, तो वो 0% टैरिफ लगेगा यूएस में। फिर सेकेंड है यूएस फार्मर्स, वो डेयरी मार्केट का है कि वो फ्री पहले नहीं था, अब फ्री हो चुका है। थर्ड है कि कंट्री ऑफ ऑरिजिन रूल्स है, अब 75% है। 75% अगर वो ऑटोमोबाइल्स कंटेंट अगर बना है मैक्सिको में, तो उससे 0 टैरिफ लगेगा वो यूएस और कनाडा में। चौथा है आईपीआर नॉर्म्स, ये इस पे मैंने ये डिजिटल वाला छोड़ दिया है, और डिजिटल इकोनॉमी बस लिख दिया है, लेकिन इसमें और सब भी है, वो डिटेल मुझे उतना नहीं पता है, नहीं याद है। और ये बताया था कि पहले कॉपीराइट जो था 50 ईयर्स के लिए था, अब जो है कॉपीराइट्स को 70 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और फिर एक सनसेट क्लाउज है कि जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट के जो भी इश्यूज होंगे वो 16 ईयर्स में मतलब वो एक्सपायर कर जाएंगे, कुछ ऐसा है, और वो उसको रिवाइज करना पड़ेगा हमें 6 ईयर के बाद। तो फिर सेकंड पार्ट पे आते, सेकंड पार्ट को मैंने ऐसे किया है या कंसिक्वेंसेस फॉर मेंबर स्टेट। तो मेंबर स्टेट के लिए क्या क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो मोर इंटीग्रेटेड होंगे। वो फिर चाइना सेंट्रिक लिखा है कि वो कैसे यूएस जो है चाइना को कंटेन करेगा। इसमें एक है राइट टू इन्फॉर्म क्लाउज, मतलब इसमें है कि आप किसी से अगर ट्रेड डील करते हो या कुछ भी डील करते हो तो आपस में आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, तो आप दूसरे कंट्री से डील कर पाओगे। तो फिर यही मेन 2 पॉइंट ही है इसमें। और फिर लिखा है कि इसमें मतलब रिकार्डोज कंपैरेटिव
एडवांटेज थ्योरी दिया है कि अगर सारे लोग अगर मिलके ये काम करेंगे, एक मतलब एक मिलके काम करेंगे तो तीनों के लिए फायदा होगा। फिर अब लास्ट क्वेश्चन को मैंने ये लास्ट पार्ट को ये किया है, कंसिक्वेंसेज ऑन रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें लिखा है कि ये न्यू डील जो है ये न्यू डील ऑफ रीजनलाइजेशन को प्रमोट करता है। ये कैसे प्रमोट करता है, तो फिर लास्ट पेज में मैंने लिखा है कि WTO जो है वो ऑलरेडी क्राइसिस में है, और UNSC ये ऑब्सोलीट हो चुका है, और जो पेंडेमिक है और जो WHO का रोल रहा है, इससे भी जो है मतलब ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और फिर मैंने सेकेंड लास्ट पारा में लिखा है कि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे ये आसियान है, RCEP है, APEC है, ये सब जो है ये मतलब एक एस्पिरेशन ऑफ होल ग्रुप के लिए काम करती है, लेकिन उनका अभी सिग्निफिकेंस कम हो रहा है। तो फिर लास्ट मैंने ये लिखा है कि जैसे विकास ने बताया था कि आप डेविड हेल्ड का दे सकते थे वर्ल्ड सिस्टम थियरी, तो मैंने इसमें इसका लिखा था, केनेथ वॉल्स का लिखा है, और लास्ट में अर्नोल्ड वॉफर का लिखा है कैसे ये जो वो लोग वीक हो रहे हैं जो अभी हमारा वर्ल्ड गवर्नमेंट है जैसे UNC, और ये कैसे कैसे स्ट्रांग हो रहे हैं, जैसे डिग्लोबलाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन है, वीकनिंग ऑफ द रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है। तो उसी को मैंने अर्नोल्ड वॉफर से इसको लिंक किया है, लेकिन और कुछ ऐड किया जा सकता था। अब नीलेश ने लिखा, नीलेश आप बताओ कुछ। मेरे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, सारा ऑलमोस्ट सेम ही है, बस मैंने कंक्लूजन में उसको खोलने की जरूरत नहीं है, मेरा कुछ नया नहीं है, सारे पॉइंट वही है, फैक्चुअल सारे सारे। बस इनिशियल में मैंने लीडर ऑफ द नेशन स्टेट हेलेन थॉम्सन का नाम रखा है, और मेरा जो कंक्लूजन है उसमें मैंने न्यू रीजनलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, विकास ने एक दो पॉइंट और ऐड किया था कि वो ट्रम्प ने वो बताया था ये ट्रेड डील जो है ब्लंडर है, और दूसरी बात में विकास ने लिखा है, अब ये खोलो ना, चैट खोलो विकास का, खोलो भैया, दिख नहीं रहा। क्या बात कर रहा है? हाँ ठीक है दिख रहा। हाँ, तो वही लिखा है कि वो ये ट्रेड डील जो है ना वो सही नहीं है, और दूसरा हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते थे, इसको अच्छे से कर सकते थे, लेकिन मतलब उसको अच्छे से ये नहीं किया, ये बस ऊपर लिखा है, लेकिन एक्सप्लिसिटली दिखाना चाहिए था कि कैसे दोनों अलग अलग हैं। और मेनली तो हाँ, दो ही सजेशन है बस। अभी अदिति ने लिखा है एक नया आंसर। नहीं, कल वाला ही पोस्ट। कल तो ये क्वेश्चन ही नहीं था ना, कल ये क्वेश्चन थोड़ी था। कल नाफ्टा पे था, तो मैंने उसको बिल्कुल ही इस तरीके से लिखा कि इस क्वेश्चन के अंडर भी आ जाएगा। मैंने उसमें पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे अलग है, वो 3 पॉइंट्स है ना, डेयरी फार्मिंग, ऑटोमोबाइल्स वाला, और एक और पॉइंट, वो सारी फैक्चुअल होना क्या। अच्छा नीलेश, हाँ बोलो। हाँ, आप मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मतलब फर्स्ट पेज पे सेकंड पारा में जो मैंने लिखा है कि नाफ्टा में क्या क्या मेन इश्यूज हैं, तो जैसे हाँ, तो विकास ने बताया कि आप मतलब अलग से एक पेज पे ना अलग से डिफरेंशिएट करो दोनों को, तो क्या वो अप्रोच सही रहेगा? यही अप्रोच सही है जो मैंने किया है? एक सेकंड, विकास ने लिखा क्या है मुझे समझ नहीं आया, को विकास का मैं पढ़ लेता पहले। Try to explicitly address how is different from NAFTA. फोर्थ लाइन जो है, हाँ मतलब कि बेसिकली वो ये है कि पहले नाफ्ता के बारे में बताओ, फिर उसके बाद जो है ये बताओ कि नाफ्ता से अलग कैसे है। क्योंकि देखो मैंने भी जो लिखा है, मैंने नाफ्ता के बारे में कुछ खास बताया नहीं, मैंने सिंपली मतलब कि जो आंसर लिखा है मैंने UCMCA वाला, सॉरी US MCA वाला, उसमें मैंने करा यही कि मैंने बेसिकली मैंने वो क्लॉज लिख दिया, मैंने सिंपली मतलब ऐसे एज्यूम कर लिया, मतलब एज्यूम नहीं बोलूं कि मैंने इस कंटेक्स्ट में कैसे मैंने लिखा कि एग्रीमेंट नाउ इंक्लूड्स कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स, कि मतलब अब जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन के रूल्स इंक्लूड कर रहे हैं, पहले नहीं थे। हाँ, तो पहले नहीं था, वो तो ऑलरेडी नोन हो गया ना फिर। हाँ, तो जैसे मतलब मैंने एक्सप्लिसिटली नाफ्ता के बारे में लिखा कि नाफ्ता, जैसे अगर हम नाफ्ता की बात करते हैं तो नाफ्ता का जो रोल था वो मैक्सिको के ऊपर उसमें बहुत ही मिक्स्ड इम्पैक्ट था, मतलब कुछ चीजों को लेके, जैसे अगर आप बात करोगे उसकी लेबर मार्केट की, या फिर जैसे अगर ग्लोबल शॉक आएंगे
तो क्योंकि नाफ्टा में 2 डेवलप्ड कंट्रीज थे और एक डेवलपिंग कंट्री थी। ग्लोबल शॉक आएंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मैक्सिको में ही पड़ना था। मैक्सिको में दूसरी पड़ना। बात, हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आप बात करते हो उसकी मैक्सिको की, तो मैक्सिको जो लेबर मार्केट था वो आपके यूएसए और कनाडा के स्टैंडर्ड्स का नहीं था, और अगर वो स्टैंडर्ड का बनता भी है तो वो कहीं ना कहीं मैक्सिको के लिए ही गलत है, खराब है, मतलब वो एक तरह से। तो मतलब मैंने ऐसे करके पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे लेबर मार्केट मैंने पॉइंट लिखा है तो सिंपल मैंने बता दिया कि मिनिमम वेज जो है मैक्सिको का वो राइज करने की जरूरत है उसको यूएसए कनाडा के स्टैंडर्ड से, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने अगर डेली सेक्टर वाला है वो तो खैर सभी ने लिखा हुआ है, उसमें कुछ नया नहीं है। और आखिरी में जो सनसेट क्लॉज है उसमें उन्होंने कहा गया था कि 6 साल में रिव्यू करेंगे, और उसके अलावा जो है ये 16 साल में उसको वो करेंगे, मतलब दोबारा से। एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, अगर हो जाए तो 6 साल का दोबारा, 16 साल का दोबारा देखेंगे सनसेट क्लॉज। तो बेसिकली मतलब एक तरह से अगर बोला जाए तो जो ये था आपका यूएससीएमसीए, ये एक तरह से जो यूएस था वो अपनी मसल पावर को यूज कर रहा था अपने एलाइज को इंटीमिडेट करने के लिए डील में। यानी ये लॉन्ग रन में देखा जाएगा कि डिजास्टर था एक तरह का ये। तो ये कम्प्लीटली फ्री ट्रेड अभी तक नहीं है, यही ना? कम्प्लीटली क्या? कम्प्लीटली फ्री ट्रेड नहीं है इन तीनों के बीच में अभी भी? ये आई गेस नहीं, ये शुरू तो हो ही गया है ये। तो फिर ट्रम्प ने शुरू तो हुआ है बट कम्प्लीटली नहीं है, फिर ट्रम्प ने इसे ये क्यों, मतलब ब्लंडर क्यों बताया न्यू डील को? नहीं, ट्रम्प ने उसके लिए कहा था उसने ब्लंडर। न्यू डील को ब्लंडर बताया है? नहीं, कुछ मतलब उसको निगेटिव में कुछ बोला है उसने। नहीं, इसमें तीनों म्यूचुअली बेनिफिटेड है, बहुत ही बेनिफिशियल डील। ये लिखा है ना, ये विकास का कमेंट देखो, ऑल्सो मेंशन ट्रम्प कॉल इट वर्स्ट डील एवर। ये उन्होंने फर्स्ट वाली के लिए कहा है। फर्स्ट के लिए कहा है उसने, ये इसके लिए कहा था। वो नाफ्टा के लिए कहा है। ओके चलो पूछ पूछ के नहीं डील बनाई थी उसने, क्योंकि उसको देखो मेनली इशू ये था ना कि कनाडा तो ठीक है, उसमें मेन कनाडा से इशू नहीं था, क्योंकि नाफ्टा जो आया था उस टाइम पे जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो रहा था, तो इनको था कि यूरोपियन एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनियन बन चुका है, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। और इनको पता था कि अगर नाफ्टा में बात करते हो तो नाफ्टा में 75% जो आपका एक्सपोर्ट होता है या जो सॉरी मैन्युफैक्चरिंग है वो मैक्सिको के अंदर है। तो मैक्सिको को मतलब उसमें नाफ्टा में अंटे में सॉरी ग्रुप में लेना काफी क्रूशियल था। इस कंटेक्स्ट में मतलब वो नाफ्टा बना था, लेकिन बाद में हुआ है कि वो डील यूएसए में ही मतलब काफी उल्टी पड़ गई नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प के, क्योंकि दबा के इमिग्रेशन होने शुरू हो गए और मैक्सिको के लोग आके यूएसए में आने शुरू हो गए। और अगर आपको ध्यान हो तो जब एकदम से इमिग्रेशन वाला बहुत बड़ा इशू उठा था, उसके 2 या 3 महीने के बाद जो है ये डील रिवाइज करने की बात शुरू हो गई। सही है। क्योंकि नाफ्टा का एक वो भी था ना, नाफ्टा का रोल, अगर नाफ्टा का फेलियर देखा जाए तो इमिग्रेशन को रोकने में बहुत ही बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं था वो। कनाडा क्योंकि ऑलरेडी डेवलप था, उसकी जरूरत ही नहीं, उसमें तो मतलब कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा नहीं। आपका मेनली इम्पैक्ट पड़ा था आपका इसी के ऊपर, क्या नाम है इसका, मैक्सिको के ऊपर, और यूएसए को झेलना पड़ रहा था। ठीक है। और Like, कोई पॉइंट है मुझे किसी? एक्सक्लूसिवली ये समझ में नहीं आया कि ये यूएस एमसीए और नाफ्टा में अगर पॉइंट्स वाइज बोले तो क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि ऐसे तो डिटेल में डिफरेंस है, लेकिन एक हेडिंग पॉइंट में अगर बोले somebody यू कैन समराइज इट। देखो सिंपली ये है कि नाफ्टा जो हो गया, देखो पहली बात तो यही हो गया, नाफ्टा अभी तक जो बना हुआ था वो यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में बना हुआ था। अभी जो है चाइना दुनिया में राइज कर चुका है, चाइना के जो रोल है काफी अलग है। यूएसए का जो मार्केट है वो आपका कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है काफी ज्यादा। तो अभी जो नाफ्टा की जो डील्स थी पहले, जो मतलब वो सारे के सारे थे आपके नाफ्टा के मतलब सॉरी हो गए जो क्लॉजेस थे सारे के सारे, वो बेसिकली मतलब कि यूएसए कनाडा के लिए बेनिफिशियल थे सो कॉल्ड, और मैक्सिको के लिए बेनिफिशियल नहीं थे। अभी की डेट में हो ये रहा है कि यूएसए को मार्केट चाहिए, मतलब सॉरी अभी चाहिए था नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे यूएसए जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और दुनिया में एक्सपोर्ट करे। पर यूएसए एक्सपोर्ट तो तब करेगा जब उसके पास एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, वो सारी मैक्सिको के पास थी। और मैक्सिको के पास जो था वो उसका लेबर जो मतलब जो लेबर वाला इशू आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू था नाफ्टा में कि जो लेबर था वहाँ का वो यूएसए के स्टैंडर्ड का नहीं था। अब जब यूएसए के स्टैंडर्ड में लेबर काम करेगा ही नहीं तो यूएसए एक्सपोर्ट कैसे करेगा उस लेवल का माल। इसलिए जो है उसने इस वाली डील में सिंपली ये बोला आपको जो मिनिमम वेज होगा आपको $16 देने ही देने किसी भी हालत में, ताकि वो यूएसए के लेवल पे आए। क्योंकि अभी आपको याद है WTO में बात हो रही थी कि जो चाइना है अपने लेबर की जो लॉज है उनको डाइल्यूट करता है ताकि एक्सपोर्ट को ज्यादा चीप बना सके। थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात से आप? आई एम गेटिंग यू, हाँ समझ रहा हूँ। और एक पॉइंट तो हो गया, और ऐसे एक पॉइंट हो गया लिखना होता है ना, तो ऐसे तो वी आर एलोंगेटिंग सेम पॉइंट,
नहीं, मैं एक आपको पॉइंट चाइना के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। हाँ, मैं आपको मतलब कि वो समझा रहा हूँ कि पॉइंट मतलब किस कंटेक्स्ट में नाफ्टा की उसमें रिप्लेसमेंट में यूएस एमसीए आया है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो आप खुद देख लेना अपने हिसाब से। दूसरी बात ये हो गई कि यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट है। देखो, ये जो डील थी ये कहीं भी जो है मैक्सिको या कनाडा के लिए नहीं थी, ये यूएसए के लिए थी, क्योंकि यूएसए के लिए ये था कि कहीं ना कहीं जो पुरानी डील थी उसमें कनाडा बेनिफिट कर ही रहा है और मैक्सिको भी काफी हद तक बेनिफिट कर रहा है, एंड इट वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल इन कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन। तो नई डील में जो है इमिग्रेशन को बिल्कुल रोक दिया गया था, मतलब जो क्लॉज आए थे आपके। तीसरी बात यह है कि जो उसमें एक शायद कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर भी कुछ पॉइंट था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वो, लेकिन वो हाईलाइटेड पॉइंट था, किसी को अगर याद है तो बता देना। और चौथी बात, ये जो कनाडा के जो डेयरी मार्केट है, देखो यूएसए का जो डेयरी मार्केट है काफी ज्यादा वो है, मतलब प्रॉस्पेरस है। वो अपने नाफ्ता में होने के बाद भी जो है कनाडा के डेयरी मार्केट में अपना जो है सामान नहीं बेच पा रहा था। बेसिकली मतलब कि यूएसए अपने अपने जो है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, मतलब बेसिकली बात वही हो गई ना, इनिशियल जो पूरी बात होती है, यूएसए को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। अब वो अब नाफ्ता में ही नहीं बढ़ा पा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसने जो है इस वाली डील के थ्रू कनाडा को बोल दिया कि आपका डेयरी सेक्टर आपको खोलना पड़ेगा, और वहां जो है हमारा मतलब कि फेयर कंपटीशन इंक्लूड हो गया उसमें नाफ्ता में। और चाइना वाला एग्जांपल, चाइना का भी देख ही लिया हमने इसके अंदर। हाँ, बाकी तो खैर वो फालतू का पॉइंट ही, वो तो स्पेशल ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म, वो तो खैर नाम नाम की बात है। तो बेसिकली मतलब कि ये ट्रेड वॉर को लेके था। और देखो दो चीजें ध्यान रखो, अगर समराइज करना, दो चीजें हैं। पहला, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो ट्रेड वॉर चल रही है पूरी दुनिया में चाइना यूएसए की, उसको लेके है। दूसरी बात, इलीगल इमिग्रेशन को कर्व करने के लिए है। और तीसरी बात, यूएसए को लगता है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट जो है फुलफिल नहीं हो रहे हैं नाफ्ता से, इसलिए उन्होंने जो है डील को दोबारा चेंज कर लिया। और यही रीजन है, उन्होंने कहा कि 6 साल के बाद दोबारा रिव्यू करा जाएगा, और अगर सही चला तो 16 साल चलेगा, अगर उसका सही नहीं हुआ तो छोड़ दिया जाएगा, वरना चला लेंगे आगे, इसलिए सनसेट क्लॉज को लाया गया है। तो बेसिकली यूएसए ने अपनी मसल पावर यूज करके जो है एक बहुत ही वन साइडेड डील को वो दिया है, मतलब शेप दिया है। क्लियर? ओके नीलेश, थैंक यू, आई गॉट यू। लेकिन एक एक हम लोग डिस्कस किया था ना बिफोर सम टाइम, समबडी सेड दैट दिस इज अ विन विन डील फॉर एवरीवन, सब बेनिफिट हो रहे हैं। तो इफ इट इज ये किसने कहा था? डिक्टेटेड बाय यूएसए तो फिर सब बेनिफिट क्यों हो रहे हैं? आई एम डिस्कसिंग क्योंकि ये मुझे लगता है प्रोबेबल क्वेश्चन है मे बी। ये कहा किसने? क्योंकि अगर ये कहा तो किसी यूएसए के स्कॉलर ने कहा होगा, ऑब्वियसली बात है। ट्रम्प ने कहा मतलब होगा। है, ट्रम्प ने ट्रम्प ने कहा कहा होगा, होगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो गलती करता है वही तो बोलता है कि गलत थोड़ी है, तो ये तो मैंने भले के लिए किया तुम्हारे। कह रहे और तुम? मतलब ऐसा है कि इट इज डिक्टेटेड बाय यूएसए, तो फिर बाकी मैक्सिको और कनाडा ने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? ये भी एक देखो, क्वेश्चन है ना मे बी। क्योंकि यूएसए दुनिया का सुपर पावर है, वो उसको थोड़ी बोलेंगे कि हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, मतलब ऑलरेडी एक डील है। जब यूएसए अपनी कॉन्टिनेंट को छोड़ के दूसरे कॉन्टिनेंट में जो है डील्स को नेगोशिएट कर रहा है, चाहे ईरान में हो गया चाहे अफगानिस्तान में हो गया, तो अपने कॉन्टिनेंट में तो कुछ ना कुछ करेगा ही। मतलब बेसिकली वही है, यूनिलेटरल जो पावर हो गया, तो वो इसको यूनिलेटरली जो है शेप दे रहा है, और वो अपनी पावर को यूज कर रहा है, मसल पावर को। जो हम मतलब कहते हैं ना कि सार्क में जो इंडिया का रोल हो सकता है, बिग ब्रदर अप्रोच, वो एक्चुअल में यूएसए कर रहा है, क्योंकि यूएसए वर्ल्ड पावर है और यूएसए के पास वो अथॉरिटी है। हाँ, और स्पेशली ट्रम्प के टाइम पे वो और ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज में बहुत ज्यादा पता है, और मैम के नोट्स, हेलो, हाँ बोलो। मैम के नोट्स में दिया हुआ है कि जैसे कनाडा कैसे वो से मतलब बेनिफिट हुआ है कनाडा को। तो कनाडा में क्या हुआ है कि मतलब वो मार्केट उसका बढ़ा है कनाडा का, प्लस मैक्सिको का क्या हुआ है, स्किल डेवलपमेंट हुआ है। और मतलब इसी टाइप से ना मैम के नोट्स। हाँ, नदी थी नाफ्ता के लिए लिखा था, यूएस सीएमसी के लिए लिखा था, और नहीं, पॉइंट बोल रहे हो? और ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नाफ्ता में, हाँ ये पॉइंट नाफ्ता। तो ये सारे पॉइंट उसमें भी होंगे ना, उसमें नहीं होंगे क्या? मतलब कुछ पॉइंट उसने चेंज करे हैं, कनाडा में मतलब थे। इतना भी, हाँ इतना भी एडवर्स नहीं है, लेकिन इसका जो असल एडवांटेज है वो यूएसए को होने वाला है उन दोनों के बजाय, कनाडा और इन मैक्सिको। लोगों ने ये इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि यूएन जो भी नया वाला डील है उसमें नहीं रहना उनके लिए ज्यादा लॉस होता, हाँ, ना कि नहीं रहने में। करेक्ट। क्योंकि बेसिकली अब उनको यूएस में वो मिल रहा है, यूएस की मार्केट को क्या बोलते हैं, मतलब वो मिल रहा है, सबसे एंट्री मिल रहा है यूएस की सबसे मार्केट में। बड़ा कंज्यूमर है ना, तो मतलब वही हो गया कंज्यूमर की। दूसरी बात यूएसए से एफटीए मिल रहा है। अगर इंडिया को एफटीए मिले यूएसए से बायलेटरली, तो करेगा नहीं। हालांकि मतलब कुछ इश्यूज हमेशा रहेंगे, जैसे अभी भी है, डेयरी वाला हो गया, उसके अलावा हार्ले डेविडसन या मोटरसाइकिल वाला हो गया, तो कुछ काफी कुछ तो है अभी भी। ठीक है।
आई थिंक हो गया यार, अब इस पे काफी डिस्कशन करते हैं। ओके, एक डायमेंशन मे बी वी कैन डिस्कस कि व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ दिस डील ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कुछ हद तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। इफ समबडी कैन समराइज वन और टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चल रहे हैं, इंडिया में चल रहे हैं। हाँ, न्यू रीजनलाइजेशन हो गया इसका, जो मतलब न्यू डायमेंशन अगर हम बोलेंगे, जो कल डिस्कस हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है, जैसे पहले सिक्योरिटी अलायंस का बनना मेन मोटिव था, आज की डेट में वो नहीं है। आज की डेट में जो है, जो स्टेट्स हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए जो इंटरकनेक्टेड या म्यूचुअल रीजनली जो इंटीग्रेट होते हैं, उनका सबसे बड़ा मीनिंग उनके लिए यही है कि उनको रीजनली अपनी जो है नेशनल पावर रिसोर्स को इनहेंस करना है। अब उसके लिए उसको मतलब आप नेशनल इंटरेस्ट का नाम लो या फिर आप रीजनल इंटीग्रेशन का नाम लो, वो एक ही बात है। दैट इज व्हाट रीजनल ये न्यू रीजनलाइजेशन इज ऑल अबाउट। मतलब अगर आप कोट करोगे तो वो लिख सकते हो आप, जो उसका शिव शंकर मेनन का था कि वी आर एडवांसिंग इनटू अ डर्टी मीनर एंड स्मॉलर वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो है आपको सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ जो होती है एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। Self-reliance और हाँ, सेल्फ रिलायंस और globalization। ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ग्लोबलाइजेशन, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे हम आखिरी में हेलेना थॉमसन को डाल दो आखिरी में, रिटर्न ऑफ द नेशन स्टेट। यूएसए को देख के आप बोल नहीं सकते वो चीजें। तो अगर यूएसए ऐसे कर रहा है यूनिलिटरली, तो बाकी जो रीजनल पावर्स है वो भी ऐसे कल को कर सकती हैं। इट कैन बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स, जैसे आसियान सार्क के लिए हो सकता है, डेवलपिंग नेशंस के लिए, दैट वे। अब ये सब चीजें डाल सकते हो, पॉलिटिकली स्पीकिंग। ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं यार आज का। चलो, आज 6 मिनट पहले खत्म हो गया तुम्हारा को। क्वेश्चन भी कम थे, पता नहीं पहले ज्यादा। चलो ठीक है, बाय। ओके बाय।